नमस्कार, खमा गणेश, जय हिंद, वंदे मातरम, जय रामसा पीर, जय तेजाजी महाराज। साथियों, आज आपके सामने अध्यापक मुख्य भर्ती परीक्षा के लिए हम महा मैराथन लेकर आए हैं। आज की यह मैराथन क्लास आपके लिए स्पेशल होने वाली है। स्पेशल इसलिए होने वाली है, आपने बहुत सारी मैराथन कक्षाएं पढ़ी होगी, देखी होगी, लेकिन आज की कक्षा में हम कुछ ऐसा स्पेशल लेकर आ रहे हैं। मैराथन के साथ में जो पर्सन हम आपको यहां पढ़ाएंगे उनकी व्याख्या भी साथ में दी हुई है और साथ में इसकी पीडीएफ है। हमारे गुरुदीप क्लासेस के जो टेलीग्राम चैनल है उस पर प्रेषित कर दी जाएगी, यानी व्याख्या सहित पीडीएफ। दूसरी इसमें खास बात यह है कि इसमें जो पिछली जितनी भी भर्तियां हुई हैं उनसे संबंधित शैक्षिक परिदृश्य के जितने भी पर्सन बनते हैं वो लेके आए हैं, और साथ में आगामी भर्ती में, रीड की भर्ती में संभावित पर्सन कैसे बन सकते हैं वो सभी प्रकार के पर्सन है इस कक्षा में हम लेकर आए हैं। तो मेरे साथियों, आप सभी जुड़ जाइए और अपने साजो सामान है उसको तैयार कर लीजिए। बस थोड़ी ही देर में हम कक्षा शुरू करने वाले हैं। और इस मैराथन में क्लास में मैं मेरे सहयोगकर्ता के रूप में आमंत्रित करता हूं हमारे इस गुरुदीप क्लासेज के संस्थापक आपके सीपी सर को। वो मेरे साथ में रहेंगे और मीठी मीठी बातों के साथ में आज की इस कक्षा का हम आपकी पूरी शैक्षिक परिदृश्य का है वो रिवीजन करवा देंगे। आपने आज की कक्षा देख ली तो आपको ऐसा अंदर लगेगा हाँ कि मैंने इतने दिन जो भी पढ़ा है, ठीक है ना, मेरी तैयारी अच्छी है। तो मेरे साथियों, आप तुरंत जुड़िए और इस कक्षा का जो लिंक है अपने साथियों को भी शेयर कीजिए ताकि शैक्षिक परिदृश्य के अंदर उनका एक भी सवाल है गलत नहीं हो। हमारा मोटो यही है कि आप साथियों को मक्खन मक्खन मिले और वो भी निःशुल्क मिले। ऐसी कक्षा जो कोचिंग में पैसों से बढ़े जाती हैं वही कंटेंट हम आपको निःशुल्क उपलब्ध करवाते हैं। सीपी जी सर, मैं आपको आमंत्रित करता हूं, आप पधारिएगा और आज की कक्षा का हम आगाज करते हैं। सीपी सर पधारिए। नमस्कार साथियों, आज हम राजस्थान शैक्षिक परिदृश्य की महा मैराथन क्लास लेके आए हैं। इससे आपका संपूर्ण साथियों रिवीजन हो जाएगा और आगामी एग्जाम जो आपके जनवरी 2026 में है उसके लिए ये रामबाण क्लास साबित होगी। और इसमें सब टॉपिक मेरे साथियों आपके शामिल हैं, ठीक है। शैक्षिक नवाचार एनईपी 2020, आरटी आपके 2009 और आरटी राजस्थान। तो साथियों आओ शुरू करें महा मैराथन कक्षा की ओर बढ़ते हैं। सीपी सर, पहला प्रश्न सामने लाया जाए। आपके स्क्रीन पे पहला प्रश्न ये रहा और आप अपना स्व मूल्यांकन भी साथ में कर सकते हैं कि मेरे कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, और जिस टॉपिक में आपको अपनी कमजोरी लगे उसको बाद में आप है ना दोबारा पढ़ लेना, रिवीजन कर लेना। हाँ, पहला क्वेश्चन आपके लिए साथियों है, राजस्थान सरकार द्वारा सर्वप्रथम स्माइल कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? ये स्कूल व्याख्याता 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है। आपको राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर आपको बताना है कि स्माइल कार्यक्रम कब शुरुआत किया गया। तो मेरे साथ 4 ऑप्शन है, 2 नवंबर 2020, 13 अप्रैल 2020, 13 अप्रैल 2021 और 21 जून 2021। इसके अलावा स्माइल कार्यक्रम से संबंधित मैं आपको 2 चीजें और बता देता हूं। स्माइल कार्यक्रम आपके 3 चरण में चला है। 3 चरण में चला है, फर्स्ट चरण, सेकंड चरण और आपके थर्ड चरण। 3 चरण में स्माइल कार्यक्रम चला है। आपको बताना है कि इसकी सर्वप्रथम शुरुआत कब की गई थी। मेरे साथियों जल्दी से क्लिक कीजिए। तो इसका आंसर होगा आपके 13 अप्रैल 2020, यानी कि जो आपके स्माइल कार्यक्रम है, स्माइल कार्यक्रम है उसकी शुरुआत आपके होती है, कब होती है जी? स्माइल कार्यक्रम की शुरुआत 13 अप्रैल 2020 को स्माइल कार्यक्रम की शुरुआत होती है। और इसका सेकंड चरण है आपके स्माइल आपके 2.0। ये आता है आपके, कब आता है मेरे साथियों? ये आता है आपके 2 नवंबर 2020 को। 2 नवंबर 2020 को इसका सेकंड चरण आता है। और इसका थर्ड चरण है आपके स्माइल 3.0। ये कब आता है जी? ये आता है आपके 21 जून 2021 को, योग दिवस के दिन, 21 जून 2021। तो मेरे साथियों आपको तीनों चरण याद रखने हैं और साथ में इस स्माइल कार्यक्रम की जो फुल फॉर्म है, मेरे साथियों ध्यान रखना, जितनी भी आपके ये शैक्षिक नवाचार हुए हैं इनकी फुल फॉर्म्स जितनी भी हैं, कम से कम 2 फुल फॉर्म्स है आपसे जरूर पूछी जाएगी। फुल फॉर्म्स में आपको याद रखना है कि इसमें 4 आ रहा है, ऑफ आ रहा है। मैंने मेरी कक्षाओं में भी यह कहा था
कि आपको फॉर और ऑफ का ध्यान रखना है और फुल फॉर्म्स याद रखनी है। अब थोड़ी सी चर्चा है इस्माइल कार्यक्रम के बारे में कर लेवे, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। अपन ने बहुत शानदार ऐड किया है कि तथ्य को साथ में ऐड किया है। बिल्कुल सर, क्वेश्चन तो अपन ने देख लिया है। बिल्कुल, ये इसलिए जरूरी है साथियों कि जब हम आपको पीडीएफ देंगे तो आप इसका रिवीजन कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। तो जितना आप रिवीजन करेंगे आपको उतना ही याद होगा। बिल्कुल, जैसे ही बच्चे के सामने पीडीएफ जाएगी और प्रश्न पढ़ने के बाद में वो सीधा इस तथ्यों पे जाके, ठीक है ना, उसका रिवीजन कर सकता है, उसके इर्द गिर्द के फैक्ट है वो जान सकता है। तो देखिए साथियों, इस्माइल की फुल फॉर्म होती है आपके सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। आपको क्या ध्यान रखना है, देखो आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या करेगा, फॉर की जगह ऑफ कर देगा, ठीक है, फॉर की जगह टू कर देगा। तो आपको ध्यान रखना है इसमें इस्माइल की इस पे आपकी फुल फॉर्म में फॉर आता है। एक बार फिर से, सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। आगे बताइए। अब उद्देश्य इनका है साथियों, लॉकडाउन से प्रभावित हुए विद्यार्थियों को घर पर ही पढ़ाई की निरंतरता व सोशल मीडिया के माध्यम से सक्रियता को बनाए रखना। यानी लॉकडाउन से विद्यार्थियों की जो भी पढ़ाई बर्बाद हुई थी उनको निरंतर रखने के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया था साथियों। बिल्कुल, सर्वाधिक उपयोग में लिया गया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपके व्हाट्सएप है। इसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे, उसके अंदर आपके अभिभावकों को जोड़ा गया था, ठीक है। इस्माइल के तहत आयोजित कुल 3 चरण, जो कि मैंने आपको मेरे साथियों बता दी है। तीनों चरण, पहला चरण है आपके 13 अप्रैल 2020, दूसरा 2 नवंबर 2020 और तीसरा चरण 21 जून 2021। आगे बढ़ते हैं दूसरा प्रश्न लेकर। साथियों, दूसरा प्रश्न आपके बीच में, कोविड महामारी में लगे लॉकडाउन के दौरान रेडियो द्वारा शिक्षा उपलब्ध करवाने हेतु राजस्थान सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कौन सी योजना लागू की गई थी साथियों। यानी एक कार्यक्रम चलाया गया था और यह क्वेश्चन पूछा गया था स्कूल व्याख्याता भर्ती 2022 में। काफी बार यह क्वेश्चन बार बार रिपीट भी हुआ है। बिल्कुल मेरे साथियों, एक सर्वप्रथम आपको ध्यान रखना है कि एक रेडियो कार्यक्रम है। रेडियो कार्यक्रम शुरू किया गया और इस रेडियो कार्यक्रम का ध्येय वाक्य था, ध्येय वाक्य जिसे कहते हैं, वाक्य था, प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, कान लगाओ, कान लगाओ, कान लगाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। ये इसका ध्येय वाक्य था, आपको याद रखना है। ये भी पूछ सकते, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। एक बार पूछा भी गया है, प्यारे बच्चों कान लगाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। प्यारे बच्चों कान लगाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। अब मेरे साथियों आप बताइएगा कि वो कौन सा कार्यक्रम था जो लॉकडाउन के दौरान रेडियो कार्यक्रम शुरू किया गया, एफएम रेडियो कार्यक्रम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा वाणी। वाणी जब भी आए वो रेडियो होगा और दर्शन जब भी आए वो टेलीविजन कार्यक्रम, टेलीविजन का, बिल्कुल। और मेरे साथियों इसके साथ में एक और भी आप ध्यान रखिए, शिक्षा वाणी के जैसा एक और कार्यक्रम शुरू किया गया था, देववाणी, देववाणी। और यह कार्यक्रम किसके लिए था, यह कार्यक्रम था आपके संस्कृत भाषा के लिए। किसके, संस्कृत भाषा के लिए यह कार्यक्रम था, संस्कृत भाषा के विकास के लिए देववाणी कार्यक्रम शुरू किया गया। आगे बढ़ते हैं मेरे साथियों, आप भी अपना है ना पहला आंसर क्लिक करते जाइए और साथ में है ना अपनी नोटबुक में लिखते जाइए। फिर बाद में हम जो बताते हैं उसको आप सही मानकर लास्ट में अपना स्व मूल्यांकन भी कीजिए साथियों, ताकि पता चलेगा आपको। देखो शिक्षावाणी कार्यक्रम आपकी कब शुरुआत होती है, इसकी 11 मई 2020 को इसकी शुरुआत होती है। ये आपको याद रखनी है, काफी बार पूछा गया है, तारीख पूछी गई है। जो भी कार्यक्रम है शैक्षिक परिदृश्य के वो आपको याद रखने हैं। इनका आदर्श वाक्य है, प्यारे बच्चों कान लगाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। बिल्कुल। और इनका उद्देश्य क्या था, लॉकडाउन में आकाशवाणी रेडियो के माध्यम से शिक्षण सामग्री का प्रसारण करना। यानी रेडियो के माध्यम से ये कार्यक्रम चलाए जाते थे। अब इस शिक्षण सामग्री का निर्माण कौन करता है, RSCRT के नेतृत्व में डाइट व अन्य संस्थाएं। इसके नेतृत्व में RSCRT, कहां पे RSCRT, उदयपुर में, उदयपुर में। बिकॉज मेरे को याद है, मैं यहां जा चुका हूं क्योंकि मेरी बहुत सारी ट्रेनिंग सर यहां पर हुई है, ठीक है ना। मैंने MT के तौर पे और एज ए ट्रेनर के रूप में बहुत सारी ट्रेनिंग ली है। चलो मेरे साथियों आगे बढ़ते हैं। देखो इसका प्रसारण का समय, मेरे साथियों एक ध्यान रखो, आपने हमने अभी पढ़ा, ये देखिएगा, ये शिक्षावाणी कार्यक्रम है। इसका प्रसारण कब होता है, 11 AM से 11 AM से लेकर 11:55 AM तक। यानी टोटल आपके 55 मिनट का प्रसारण होता है। कितने मिनट का, 55 आपके मिनट्स का प्रसारण होता है। 11 AM से लेकर 11:55 AM तक 55 मिनट का ये कार्यक्रम आपकी चलता है। आगे थोड़ी इसकी व्याख्या भी देख लीजिएगा आप, ये देखिएगा, ये
55 मिनट तक, और ये सोमवार से लेकर आपके शनिवार तक चलता है, रविवार को कार्यक्रम नहीं आता है। और इसमें सामग्री क्या होती है, 1 से 12 तक की सामग्री। और आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो पर ही आता है। ज्ञानवाणी क्या है ये पूछा गया, देखो ये बहुत ही महत्वपूर्ण साथियों, ये हिम्मत करना। देखो मैं हमने साथ में तो व्याख्या की है और उसके साथ में जो भी तथ्य आए हुए वो भी ऐड किए हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा प्रसारित शैक्षिक एफएम रेडियो स्टेशन है साथियों ज्ञानवाणी। ये भी पूछा गया था कि ज्ञानवाणी क्या है, ठीक है। ये इंदिरा गांधी जो इग्नू विश्वविद्यालय है उनके द्वारा एक प्रसारित शैक्षिक एफएम रेडियो स्टेशन है। बिल्कुल सर, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके, तीसरा प्रश्न। हाँ, तीसरा प्रश्न आपके बीच में है। राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा वैश्विक महामारी अवधि में बच्चों को घर से पढ़ सकने की सुविधा प्रदान करने हेतु प्रारंभ किए गए कार्यक्रम का क्या नाम था? बिल्कुल साथियों, बताइए। पहला दीक्षा कार्यक्रम, इस्माइल कार्यक्रम, सहेली कार्यक्रम या इमली कार्यक्रम? तो कौन सा कार्यक्रम था बताइएगा मेरे साथियों। आप खुद का मूल्यांकन जरूर करें साथियों। हाँ। उसके बाद में हम आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस्माइल कार्यक्रम। अभी हमने पूरी विस्तार से पढ़ लिया। 3 चरणों की जो बात की है वही इस्माइल कार्यक्रम। अगला प्रश्न बढ़ते हैं आगे लेकर। अपार का पूरा नाम क्या है साथियों? यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपार, स्कूलों के अंदर अपार आईडी बन रही है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, नवाचारी कार्यक्रम है। बिल्कुल सर, देखिए कि हाँ, इनका अपार का फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एडुकेटर्स, राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एडुकेटर्स, और इनमें से कोई नहीं। मेरे साथियों, आपको बताना है कि इसका अपार का पूरा नाम क्या है। यह सरकार के द्वारा एक आपके अपार आइडिया बनाई जा रही थी, हमने भी खूब बनाई और बहुत सारी मुश्किलात भी हमको इसमें झेलनी पड़ी, ठीक है। तो ये आपके क्या होता है, इसकी थीम है कि वन नेशन वन आईडी, और यह आईडी आपके प्रत्येक विद्यार्थी की 12 अंक की आईडी होती है। 12 अंक की आईडी बनती है, 12 अंक की आईडी बनती है। तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी मेरे साथियों, क्या होगी फुल फॉर्म जी? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। थोड़ी सी इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं मुख्य तथ्य साथियों कि वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी अपार है। अपार का पूरा नाम आपने देख लिया है, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। और केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने विद्यार्थियों की शिक्षा प्रणाली को आधुनिक एवं डिजिटल बनाने के उद्देश्य से अपार आईडी कार्ड को लॉन्च किया है साथियों। और ये सभी के लिए बनती, कक्षा 1 से 12 तक बनती है। हाँ, जो भी विद्यार्थी हैं उनके लिए ये अपार आईडी बनती है। और अपार आईडी में अंकों की संख्या होती है 12, यूनिक कोड होता है। यूनिकोड, और ये प्रत्येक विद्यार्थी का अलग अलग यूनिकोड होता है। जब उसकी अपार आईडी जनरेट हो जाती है तो उसको यूनिकोड मिलता है। और ऐसा है कहा कि डिजिटल बनाने को उद्देश्य, ठीक है ना, तो ताकि शिक्षा प्रणाली में जितने भी डॉक्यूमेंट वगैरह हैं, ठीक है ना, डिजिटल माध्यम से आपको प्राप्त हो और एक बात है कि अपार आईडी आपके यूडाइस पोर्टल पर बनती है, ये भी आपको याद रखना है। यूडाइस पोर्टल पर। अगला 5वां प्रश्न आपके बीच में है। राइज दीक्षा पोर्टल में राइज का पूर्ण रूप क्या है? बताइए जल्दी से। राइज का पूर्ण रूप क्या है साथियों? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके सामने ऑप्शन है राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स, राजस्थान इनिशिएटिव ऑफ स्कूल एजुकेशन, राजस्थान इंटरफेस ऑफ स्कूल एजुकेशन, राजस्थान इनिशिएटिव फॉर स्कूल एजुकेटर्स। मेरे साथियों, वैसे तो ये सब जो है आपके फुल फॉर्म से एक जैसी दिख रही है, लेकिन आपको यही तो ध्यान रखना है, ठीक है ना, कहां पे इंटरफेस आएगा कि इनिशिएटिव आएगा और इसमें ऑफ आएगा या फिर फॉर आएगा, क्या ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, तभी आप बेहतर तैयारी कर पाओगे और फुल फॉर्म से संबंधित है वो पूरे में से पूरे नंबर ला पाओगे। तो मेरे साथ क्या होगा इसका, तो राइज की फुल फॉर्म होती है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं अंग्रेजी में RISE, राइज, ठीक है। राइज की फुल फॉर्म होती है आपके राजस्थान इंटरफेस, राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और यह स्पेशल, और इसका ध्येय वाक्य भी यही है मेरे साथियों, दीक्षा राइज का, कि सब शिक्षक पढ़ा सकते हैं और सब बच्चे पढ़ सकते हैं। तो स्पेशल शिक्षकों को एक मंच प्रदान करने के लिए, ठीक है ना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए आपके राइज दीक्षा पोर्टल की शुरुआत की गई थी। दीक्षा की अलग हो गया आपकी फुल फॉर्म, ये सिर्फ हमने भी आपको राइज की बताई है, राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। आगे बढ़ेगा, देख लीजिए। हाँ साथियों, दीक्षा का पूरा नाम,
दीक्षा का पूरा नाम जी, देखिए दीक्षा का पूरा नाम आपके हैं, देखिए इसमें भी आपको ध्यान में रखना है क्या, ये देखिए डी से संबंधित डिजिटल, आई से संबंधित, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, फोर के का मतलब आ गया नॉलेज, और फिर पीछे जो SHA है इसका मतलब हो जाएगा शेयरिंग। तो फुल फॉर्म हो गया आपके डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ये तो दीक्षा की फुल फॉर्म। राइज के मैंने आपको बता दिया, राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। दीक्षा राइज दीक्षा पोर्टल का राजस्थान संस्करण है, कैसा है, दीक्षा के नाम से आपके शुरू किया गया था और राजस्थान में दीक्षा राइज के नाम से संस्करण निकाला गया। इसके आज का आदर्श वाक्य, हमारे शिक्षक हमारे नायक, यह आदर्श वाक्य आपको ध्यान में रखना है मेरे साथियों, हमारे शिक्षक हमारे नायक, ये पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है। और साथ में इसकी थीम यह भी है कि सब बच्चे पढ़ सकते हैं और सब शिक्षक पढ़ा सकते हैं। राजस्थान शिक्षा विभाग ने राइज के निर्माण हेतु NCT के साथ में गठबंधन किया। राजस्थान सरकार द्वारा दीक्षा राइज पोर्टल का प्रारंभ सत्र 2018-19 में, सत्र आपको ध्यान में रखना है, किया गया। पुस्तकों में दिए गए QR कोड को स्कैन करके विद्यार्थी सीधे ही सहायक सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। आप देखना जो आपके स्कूलों में बुक्स चलती हैं उसमें QR कोड होता है, उसको आप स्कैन करोगे इस ऐप के माध्यम से तो आप पूरी उस बुक्स का कंटेंट है आपको उस ऐप पे मिल जाएगा। तो QR कोड है, ये देखिए, एक मिनट साथियों, ये हमारे टेलीग्राम चैनल है गुरुदीप क्लासेज, जहां पर आपको जीके क्विज है, PDF है, PPT आदि जानकारी मिलती है। तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें और इसकी जो PDF है हम टेलीग्राम चैनल पर डालेंगे और उसको भी आप पढ़ सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल साथियों जरूर ज्वाइन करें। हाँ, ये दीक्षा के बारे में, दीक्षा थोड़ा सा रह गया था, ये आपके 24 इंटू आपके है ना 7 आवर्स, यानी 24 घंटे 7 दिन प्रसारित होने वाला कार्यक्रम 112 तक का जो है आपके, इसमें ही कंटेंट आपको दीक्षा राइज में मिल जाएगा। और यह पोर्टल शिक्षकों को राष्ट्रीय मंच प्रदान करता है, बिल्कुल ऐसे शिक्षक, ठीक है ना, जिनको मंच नहीं मिलता है तो उनको राष्ट्रीय मंच प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न पढ़ लेकर आगे बढ़ते हैं। हाँ साथियों, अगला प्रश्न है ज्ञानवाणी क्या है, ये हमने आगे देख लिया था। ये स्कूल व्याख्याता संस्कृत शिक्षा विभाग 2020 में पूछा हुआ है, ज्ञानवाणी क्या है। बिल्कुल साथियों, ज्ञानवाणी FM रेडियो चैनल का एक नेटवर्क है, ठीक है, इससे पिछले प्रश्न में अपन इसको देख लिया था, और जो चलाया गया था इग्नू के द्वारा, ठीक है। अगला है साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कालीबाई भील उड़ान योजना से संबंधित असत्य कथन है। साथियों आप जब भी प्रश्न पढ़ो तो यहां पर गोला जरूर लगाए, असत्य है या सत्य है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो मेरे साथियों, एक योजना आपने पढ़ी होगी, उड़ान योजना। उड़ान योजना कैसी योजना जी, उड़ान योजना, उड़ान आपने पढ़ी होगी। उड़ान किससे संबंधित है मेरे साथियों, उड़ान जो है आपके सैनिटरी नैपकिन, सैनिटरी नैपकिन से संबंधित योजना है, ठीक है मेरे साथियों। सैनिटरी नैपकिन है जो आपके उसके 12 सेट दिए जाते हैं महिलाएं और बच्चियों को। तो ये पूछ रहे कालीबाई भील उड़ान योजना से संबंधित असत्य कथन कौन सा है। देखो इसकी शुरुआत आपके 19 नवंबर 2021 को हुई, बिल्कुल राइट है जी। इसका संबंध निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन से है जी। इसके लाभार्थी कौन होगी, राज्य की महिलाएं और छात्राएं होगी, बिल्कुल। नया नाम उड़ान योजना नहीं जी, उड़ान योजना एक अलग से योजना है और कालीबाई उड़ान योजना एक अलग से योजना है। तो उड़ान योजना का जो पुराना नाम था वो था IM शक्ति उड़ान योजना था, ठीक है। उसके बाद में इसका नाम बदल करके इसका पूरा नाम कर दिया कालीबाई भील उड़ान योजना। ये पूरा नाम इसका उड़ान योजना का पूरा है, ठीक है। ये इसका नया, ये शॉर्ट में नाम है उड़ान योजना और पूरा नाम है कालीबाई भील। यानी नई सरकार बनी है, कुछ योजनाओं के नाम बदल दिए गए हैं, तो उसको भी आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल, इसका आंसर हो जाएगा नया नाम उड़ान योजना नहीं है, नया नाम यही है, कालीबाई भील उड़ान योजना है। आगे बढ़ो। अगला है 8वां प्रश्न आपके बीच में है कि स्कूलों को गोद लेने के लिए निम्न में से कौन सा ऑनलाइन पोर्टल सर्वाधिक उपयुक्त रहेगा साथियों। बिल्कुल साथियों, ऑप्शन ए है स्माइल, ऑप्शन बी ज्ञान संकल्प पोर्टल, 3 है आपके गूगल मीट और चौथा है गूगल क्लासरूम। मेरे साथियों फटाक से बताइए आप, ताकि कक्षा को लेकर हम आगे बढ़े। तो मेरे साथियों वो पोर्टल कौन सा है, वो पोर्टल आपके है ज्ञान संकल्प पोर्टल। इसके तहत, ठीक है ना, कोई भी स्कूल को आपके गोद ले सकता है, ठीक है। और इसके तहत देखो हम भी सीपी सर जो अपने शिक्षक है वो भी इसमें राशि है वो प्रेषित करते हैं, ठीक है। तो गोद लेने वाला जो आपके है वो ज्ञान संकल्प पोर्टल है। आगे बढ़िएगा, ये देखिए थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं।
ज्ञान संकल्प पोर्टल शिक्षा विभाग के डिजिटल नवाचार के रूप में स्थापित एक ऑनलाइन वित्त पोषण प्लेटफॉर्म है। यह पोर्टल व्यक्तिगत सीएसआर दाताओं को विद्यालयों से प्रत्यक्ष जोड़कर विद्यालयों में आधारभूत संसाधनों की उपलब्धता में रही न्यूनता को व्यवस्थित वित्त पोषण से पूर्ण करवाने का माध्यम उपलब्ध करवाता है और स्कूल को गोद लेने के लिए ऑनलाइन पोर्टल है। बिल्कुल साथियों, ऐसे भामाशाह और दानदाताओं को इस पोर्टल के माध्यम से जोड़ा जाता है। ठीक है, जहां पे स्कूल में किसी भी प्रकार की कमी है, चाहे वो शैक्षिक सुविधाओं में कमी हो या फिर आपकी भौतिक सुविधाओं में, जैसे बिल्डिंग वगैरह कुछ नहीं बनी है, खेल का मैदान नहीं है या खेल सामग्री नहीं है, तो ऐसे भामाशाहों को इस पोर्टल के माध्यम से जोड़ के, ठीक है, उन जो आपके उसका वित्त पोषण किया जाता है उसकी पूर्ति की जाती है और भामाशाह स्कूल को गोद भी ले सकते हैं। अगला है साथियों SIQE का पूरा नाम क्या है साथियों? स्कूल व्याख्याता 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। बिल्कुल, SIQE का पूरा नाम क्या है? तो मेरे साथियों क्या होगा? स्टेट आपके इंस्टीट्यूट ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, स्टेट इनिशिएटिव ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। देखो मेरे साथियों, एस के सन यहां ऑफ आ गया, स्टेट इंप्रूवमेंट प्रोग्राम ऑफ क्वालिटी। तो मेरे साथियों इसका सही आंसर होगा आपके स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। ये इसकी फुल फॉर्म होगी, 4 आ रहा है, ये आपको ध्यान रखना है, ऑफ नहीं है जी, ठीक है ना। तो ये आपकी इसकी फुल फॉर्म होगी। इसको लेकर आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी इसकी अपन व्याख्या। ये साथियों SIQE अपने कोरोना काल से पहले शुरू किया गया कार्यक्रम है। ठीक है, SIQE एक अपने समन्वित कार्यक्रम है। क्या है साथियों? एक समन्वित कार्यक्रम है। क्या है? एक समन्वित कार्यक्रम है। क्या है? समन्वित कार्यक्रम है। और राजस्थान में 2015-16 में SIQE लागू किया गया था। ये डेट आपको ध्यान रखनी है, कब लागू किया गया था? 2015-16 में ये लागू किया गया था। और इसका ध्येय वाक्य है, सब बच्चे सीख सकते हैं और सब शिक्षक पढ़ा सकते हैं। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो सीख नहीं सकता और ऐसा कोई भी शिक्षक नहीं है जो पढ़ा नहीं सकता। बिल्कुल। इसके उद्देश्य क्या है? कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के अधिगम स्तर में गुणात्मक आपके वृद्धि करना, आयु व कक्षा अनुरूप शैक्षिक स्तर सुनिश्चित करना। बच्चे की जैसी आयु है, ठीक है, उसी कक्षा के अनुरूप है उसका स्तर को सुनिश्चित करना। और बाल केंद्रित शिक्षा हेतु आपके जो है शिक्षकों की क्षमता को बढ़ाना। बाल केंद्रित शिक्षा, जो आजकल की शिक्षा बाल केंद्रित आपके चल रही है, ठीक है ना, जिसके अंतर्गत आपके CCP चाइल्ड सेंट्रल पेडागोजी, ठीक है, ये आपकी जो थीम है इसको लेकर यहां आपके कार्यक्रम आगे बढ़ता है। और ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये किस कक्षा के लिए है? तो आपको याद रखना है 1 से 5 कक्षा के लिए है ये। और सर इसमें दो चीजें देखो, एक तो मैंने बता दिया, आप देखिए आपके SIQE इसमें 2 चीजें, एक तो मैंने अभी बताया आपको क्या ABL ये होता है, बिल्कुल, और दूसरी आपके CCP, ठीक है। ABL का मतलब हुआ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, यानी बच्चे को करके सीखना, करके सीखने पे यह आपके जोर देता है, करके सीखने पे। और चाइल्ड सेंट्रल पेडागोजी, यानी जो भी शिक्षा है वो बच्चे के इर्द गिर्द घूमेगी, यानी बच्चा है उसके सेंटर में रहेगा। तो 2 थीम याद रखनी, ABL और आपको CCP। ABL किट भी आते हैं स्कूलों के अंदर, आपने भी देखा होगा। ABL रूम भी बनाए जाते हैं, बिल्कुल, रूम भी है, किट भी आते हैं। हाँ, किट भी आते हैं और ABL रूम भी बनाए जाते हैं ताकि बच्चे है ना, मतलब खेल खेल में सीखते रहे। तो SIQE ही इससे ही संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। दीक्षा का पूरा नाम क्या है साथियों? दीक्षा का पूरा नाम क्या है? बिल्कुल, डैशबोर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। यहां मेरे साथी देखिए, यहां हो गया डिजिटल इंफॉर्मेशन फॉर नॉलेज शेयरिंग, और तीसरे में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मेरे साथियों थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि इसकी फुल फॉर्म आपके होगी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। इंफॉर्मेशन नहीं है जी, ऐसे ही कंफ्यूज करेगा आपको, कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर की जगह आपके इंफॉर्मेशन दे देगा, कहीं पे आपके 4 की जगह ऑफ दे देगा, 2 दे देगा, ठीक है ना। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, डिजिटल की जगह डैशबोर्ड दे सकता है। तो आपको पूरी की पूरी क्लियर कट है, वो आपको फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। तो दीक्षा के बारे में हम पढ़ चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। साथियों यदि आप ये पूरी क्लास देखते हैं तो आपका संपूर्ण शैक्षिक परिदृश्य है उनका रिवीजन हो जाएगा। तो आप अंत तक
ये क्लास जरूर देखें। अंत तक आप जुड़े रहे और साथ में भी जो पीडीएफ है इसकी, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको प्रोवाइड करा देंगे। आप प्रश्नों को साथ में पढ़ने के साथ में उसके इर्द गिर्द के जितने भी फैक्ट है तो आपके पूरी क्लियर हो जाएंगे। और मेरे हिसाब से एक प्रकार का पूरा रिवीजन ही है सर, रिवीजन ही है। साथियों अब आता है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, लाडो प्रोत्साहन योजना में कुल कितने किस्तों में राशि प्रदान की जाती है साथियों, यानी कुल 7 किस्त होती है, उसके अंदर कितनी राशि प्रदान की जाती है। लाडो प्रोत्साहन योजना बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, नई सरकार बनी है और इन्होंने ये योजना शुरू की है। तो परीक्षा में चाहे कोई भी एग्जाम अभी हुए उनमें भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगामी रीट में तो आपके पूछे जाएंगे। तो पहला इसका है 1 लाख, दूसरा 50,000, तीसरा 1.5 लाख और चौथा 2 लाख। तो मेरे साथियों मैं आपको मोटा बता देता हूं। इसमें पहले इस योजना में 50,000 रुपए मिलते थे, बिल्कुल ठीक है। आपको वर्तमान का याद रखना है, वर्तमान में इसकी आपके 7 किस्तें चलती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और ये हो गई 7, ठीक है। तो पहली किस्त सर आती है 25,000 की, 2500 रुपए पहली किस्त है 2500 रुपए। बच्चा जब जन्म लेता है तो 25 रुपए जन्म पर 2500 रुपए लड़की के जन्म पे, ठीक है ना। और ये लाडो मतलब लाडो देखो हमारे इधर लाडो किसको लड़की को कहते हैं, ठीक है ना। तो ये लड़कियों से संबंधित है वो योजना है। 2500 रुपए, दूसरी किस्त पे फिर 2500। और ये कब दी जाती सर? दूसरी ये 1 साल पर, 1 साल होने पर बच्ची, जब बच्ची 1 साल की हो जाती है तब भी 2500 रुपए दूसरी किस्त। और तीसरी किस्त आपके 4,000 रुपए की दी जाती है जब बच्ची स्कूल में प्रवेश लेती है, पहली कक्षा में प्रवेश लेती है, विद्यालय में प्रवेश लेने पर प्रवेश। ये किस्तें आपको याद होनी जरूरी है साथियों, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। एक बार पूछा भी गया सर, बिल्कुल, कौन सी कितनी किस्तों में तो किस प्रकार से। और इसके बाद में अगली अपने किस्त आ जाती है 5,000 रुपए, 5,000 रुपए की। और ये कब होती है? ये किस्त आपके 6ठी कक्षा में प्रवेश, हाँ, जैसे बच्ची 6th क्लास में आई तब इसको एक किस्त प्रदान की जाएगी। अब देखिए मेरे साथी हो गया 2500, 5 4 आपके 9 और 5 14, फिर देखिए 11,000 की किस्त, 11,000 की किस्त। और ये किस्त प्रदान की जाती है 10वीं क्लास में, 10th क्लास में। उसके बाद में आपकी अगली किस्त आ जाएगी 25,000 रुपए, 25,000 रुपए। और यह प्रदान की जाएगी 12th क्लास में, 12वीं क्लास में जब बच्ची प्रवेश लेगी। तो ये आपके हो गए हैं कितना? 50,000, टोटल 50,000 हो गए। अब बच गए 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए की राशि है वो बच्ची जब स्नातक में प्रवेश लेगी, स्नातक बी में प्रवेश लेगी तब उसको 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। इस प्रकार से 7 किस्तें चला करती है लाडो प्रोत्साहन योजनाओं में बालिकाओं को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए। आपको 7 किस्त याद रखनी है। 2500 जन्म पर, 2500 फिर 1 साल पर, फिर 4,000 आपके बालिका प्रवेश लेगी विद्यालय में उस समय, 5,000 आपके 6ठी में, और 11,000 10th में, और 25,000 आपके 12th में, और स्नातक में आपके 1 लाख रुपए। देख आपको इसकी तारीख याद रखनी बहुत जरूरी है। इसकी ये शुरुआत हुई थी 1 अगस्त 2024 को साथियों, ठीक है। नई सरकार बनी है, उसने ये योजना शुरू की है। और लाडो प्रोत्साहन योजना में 7 किस्तों में 1.5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और प्रथम किस्त में बालिका जन्म पर 2500 रुपए। ये हमने देख लिया है साथियों किस्तों जितनी भी है। और 7वीं किस्त साथियों है स्नातक उत्तीर्ण करने पर, यह थोड़ा अपडेट कर लीजिए, स्नातक पूर्ण कर ले और 21 वर्ष उसकी आयु पूर्ण होने पर ही उनको 1 लाख रुपए मिलेंगे। और इनका यदि विभाग पूछा जाए तो इनका विभाग है महिला एवं बाल विकास विभाग, ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके बीच में 12 नंबर, राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत दूध वितरण किया जाता है, ठीक है। कौन सी कक्षा तक दूध वितरण किया जाता है, यानी बच्चों को जो दूध पिलाते हैं वो कौन सी कक्षा तक पिलाते हैं? 1ली से 12वीं, या 6ठी से 10वीं तक, या 1ली से 8वीं? तो इसका राइट आंसर जल्दी से आप बताइए। कक्षा 1 से 9 तक के विद्यार्थी, 5 से 10 तक के, 1 से 8 तक के, और कक्षा 5 से 8 तक के विद्यार्थी। मेरे साथियों आपको ध्यान रखना है, मुख्यमंत्री ये 2 योजनाएं थी जो एक साथ में शुरू हुई थी। मुख्यमंत्री बाल गोपाल आपकी दुग्ध योजना, और इसके साथ में निःशुल्क यूनिफॉर्म
यूनिफॉर्म वितरण, यूनिफॉर्म वितरण योजना, ये दोनों योजनाएं एक ही साथ में एक ही दिन शुरू हुई थी। दोनों योजनाएं एक ही साथ में आपके एक ही दिन शुरू हुई थी। डेट आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। अब आप इसका आंसर बता देते हैं। यह जो आपके दुग्ध योजना है, चाहे मिड डे मील योजना हो, ये कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए ही चलती है, ठीक है ना। और दुग्ध योजना भी 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए चलती है। थोड़ा तथ्य देख लेते हैं साथियों। पन्नादाय बाल गोपाल योजना, इसका साथियों नया नाम क्या है? पन्नादाय बाल गोपाल योजना है। और पूर्व में इसका नाम था मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। वो क्वेश्चन पहले के एग्जाम में आया हुआ था इसलिए, और इसका नया नाम है पन्नादाय बाल गोपाल योजना है, जिसे 5 सितंबर 2024 को पन्नादाय बाल गोपाल योजना कर दिया गया था। पूर्व नाम था मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, उसके बाद में पन्नादाय इसमें मुख्यमंत्री को हटा करके ऐड कर दिया। और इसकी घोषणा हुई थी साथियों बजट 2022-23 के बजट में हुई थी। और उसके बाद में इसकी शुरुआत कब हुई थी? 29 नवंबर 2022 में मुख्यमंत्री जो पन्नादाय बाल गोपाल योजना है कहां से हुई थी? सिविल लाइन जयपुर से इसकी शुरुआत हुई। और इसके साथ में निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना इसी डेट को शुरू 29 नवंबर 2022 को ही अपने यूनिफॉर्म वाली जो योजना है वो भी शुरू हुई थी। बिल्कुल, जिस योजना में मेरे गांव में शुरू की गई, तो मैं मतलब दोनों योजनाओं में, यूनिफॉर्म वितरण में और दुग्ध वितरण योजना में साथ में था। 1 से 8 तक के लिए है। और शुरुआत के अंदर इसमें योजना में दूध है वो मंगलवार व शुक्रवार को दिया जाता था, और वर्तमान में है हर वार को दिया जाता है, यानी सोमवार से शनिवार को। और दूध की मात्रा कितनी होती है? कक्षा 1 से 5 150 ml दूध बना हुआ मिलेगा, जिसमें 15 ग्राम पाउडर उसमें डाला जाएगा। 15 ग्राम पाउडर, और बना हुआ दूध कितना होगा? 150 ml। और 6ठी से 8वीं 200 ml दूध मिलेगा साथियों, पूरी गिलास भर करके मिलेगी, और उसमें पाउडर है 20 ग्राम डाला जाएगा। और राज्य स्तर पर इसका संचालन कौन करता है साथियों? मिड डे मील आयुक्त करता है। और स्कूल स्तर पर इसका संचालन है वो एसएमसी के द्वारा किया जाता है। बिल्कुल, ये दूध है आपके पाउडर फॉर्म में आता है, और ये पाउडर से युक्त दूध है, ठीक है। हाँ, अगला प्रश्न सर। अगला है साथियों कि गार्गी पुरस्कार समारोह प्रतिवर्ष आयोजित होता है साथियों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बीच में। गार्गी पुरस्कार कब आयोजित होता है साथियों? बाल दिवस पर, बसंत पंचमी पर, युवा दिवस पर और महिला दिवस पर। गार्गी पुरस्कार ऐसी बालिकाएं जो प्रतिभावान है, मेधावी है, ठीक है ना, 10th क्लास में जिनके 80% बनते हैं, 75% या इससे अधिक बनते हैं, या इससे आपके प्लस में बनते हैं, उन बालिकाओं को आपके गार्गी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और गार्गी पुरस्कार मेरे साथियों बसंत पंचमी के दिन है वो प्रदान किया जाता है। इसके साथ में मेरे साथियों आप यहाँ देखेंगे सीपी सर की है जो रीट मुख्य भर्ती परीक्षा के लिए है, भाषा और साहित्य की स्पेशल बेस्ट कंटेंट की क्लासें चल रही है, ठीक है। बहुत सारे मेरे साथी उन कक्षाओं को देख चुके हैं, ठीक है, और उन कंटेक्स्ट के आपके नोट्स बना चुके हैं। तो आप भी जाइएगा, ठीक है, वीडियोज पे जाइएगा और वहां क्लिक कीजिएगा, पूरा भाषा और साहित्य आपको वहां पे मिल जाइएगा, आप जरूर देखिएगा। साथियों पिछली बार राजस्थानी भाषा व साहित्य थे 76 प्रश्न पूछे गए थे, 9 पेपर हुए थे इसमें। तो ये परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों टॉपिक, राजस्थानी भाषा व साहित्य, जरूर क्लासें देखें आप। बिल्कुल, इसके साथ में सीपी सर की और कन्या गोयल की एक बुक भी है, ठीक है ना, राजस्थानी भाषा साहित्य। अब ये बुक खास क्यों है? तो सर ने क्या किया है, हमारी टीम ने, इसमें देखिए आप, एक बुक चलती है राजस्थान का इतिहास और संस्कृति 10th क्लास की, और राजस्थानी साहित्य और इतिहास कक्षा 11 और 12 की चलती है। तो इसमें क्या होता है, पूरी राजस्थानी में दिया हो, तो हमारे कुछ साथियों को राजस्थानी पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो सर ने क्या किया, इसका राजस्थानी से हिंदी में ट्रांसलेट किया, और इस बुक में, ये बुक तो ये लेके आए साथ में, इसका आपके राजस्थानी से हिंदी में ट्रांसलेट करके इस बुक में समावेश किया है। और मात्र कुछ एक पेज की किताब है, ज्यादा लंबी नहीं, तो आप उसको भी खरीद सकते हैं, अपना भाषा और साहित्य है उसको मजबूत करने के लिए, क्योंकि ऐसे देखिए 77 प्रश्न पूछे गए तो एक बड़ा मायना रखती है बुक। आगे बढ़ी सर। गार्गी पुरस्कार थोड़ा देख लेते हैं व्याख्या। गार्गी पुरस्कार योजना साथियों, ठीक है, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1998 में, और पुरस्कार दिया जाता है बसंत पंचमी को। और पात्रता इसमें है कि 10वीं में आपके कम से कम 75% बनने चाहिए, और इससे ऊपर भी आपके बनते हैं तो ये पुरस्कार दिया जाता है। उसके बाद में 11वीं में आपको अध्ययनरत होना चाहिए, तभी ये पुरस्कार मिलेगा। ये शर्त है, आप 10वीं करके छोड़ देते हैं तो नहीं मिलेगा, आपको 11वीं कक्षा में अध्ययनरत होना चाहिए। उसके बाद में राशि है 2 किस्तों में दी जाती है,
एक मिलती है 3000, उसके बाद दूसरी भी किस्त मिलती है 3000, तो इसमें टोटल रुपए दिए जाते हैं 6000। ये आपको याद रखना है साथियों, काफी बार प्रश्न पूछा गया है, गार्गी पुरस्कार योजना में कितनी राशि दी जाती है? 6000 रुपए 2 किस्तों में दिए जाते हैं। और लाभार्थी छात्रा के परिवार की वार्षिक आय है 1 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, और पुरस्कार बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा दिया जा रहा है, ये आपको याद रखना है, बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। आगे बढ़ते सर। और बालिका 11वीं और 12वीं अध्ययनरत होनी चाहिए। पहली किस्त तो 11वीं में आएगी तब मिलेगी, और दूसरी किस्त है वो 12वीं में आएगी तब मिलेगी। 2 किस्तों में 6000 रुपए मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना कब शुरू हुई थी साथियों? तो बिल्कुल सर, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की है। बिल्कुल, मैंने कहा था कि 2 योजना एक ही दिन में शुरू की गई। देखिए मेरे साथियों, 2 अक्टूबर 2022, 5 नवंबर 2022, 29 नवंबर 2022, 26 जनवरी 2023। तो मेरे साथियों अभी हमने एक पढ़ी थी आपके, ठीक है ना, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, जिसका नाम बदलकर पन्ना आधारित दुग्ध योजना रखा गया है, वो हुई थी आपकी शुरू 29 नवंबर 2022, और इसी दिन है आपकी कौन सी? मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म आपके वितरण योजना शुरू की गई। और इसके अंतर्गत आपके 2 सेट कपड़ा दिया जाता है, 2 सेट का कपड़ा दिया जाता है। और अब तो सर बालकों के खाते में 800 रुपए आते हैं। हाँ, बैग और ड्रेस दोनों के 800 रुपए आते हैं। हाँ, बैग और प्लस आपकी ड्रेस की सिलाई के हैं, वो मिला के टोटल 800 रुपए जन आधार से लिंक्ड खाते में भेज दिए। शुरुआत में 2 ड्रेस का सेट मिलता था, लेकिन वर्तमान में रुपए ही खाते में डालते हैं सीधे। बिल्कुल। अगला प्रश्न है, गार्गी पुरस्कार किन छात्राओं को प्रदान किया जाता है? ठीक है, अब कौन सी बोर्ड में जो आपके 75% बढ़ेंगे उनको दिया जाता है? तो आप जल्दी से उत्तर बताइए इनका। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, सीबीएसई से उत्तीर्ण, केंद्रीय विद्यालय से उत्तीर्ण, नवोदय विद्यालय से उत्तीर्ण। तो मेरे साथियों आपको इतना ध्यान रखना है कि बाकी में गार्गी पुरस्कार नहीं दिया जाता है। गार्गी पुरस्कार सिर्फ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान से जो उत्तीर्ण बालिकाएं हैं उन्हीं को प्रदान किया जाता है। तो इसका आंसर होगा आपके 1 नंबर राइट होगा। ये क्वेश्चन साथियों आया हुआ है, तो आप ध्यान रखें जरूर। अगला है कि बालिकाओं के लिए निःशुल्क साइकिल वितरण योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी साथियों? इसका भी उत्तर बताइए। साइकिल दी जाती है, कक्षा जब अपन 9वीं क्लास के अंदर आ जाती हैं बालिकाएं तो उनको साइकिल दी जाती है। तो ये योजना शुरू हुई थी 2007-8 के अंदर। कब हुई थी? 2007-8 के अंदर। बिल्कुल, जिन की मतलब विद्यालय से दूरी 5 किलोमीटर से ज्यादा है उन बालिकाओं को साइकिल वितरण की जाती है। और बालिका को यदि ट्रांसपोर्ट बाउंसर का लाभ मिलता है तो साइकिल नहीं मिलेगी। दोनों में योजनाओं में एक का लाभ मिलेगा। अगला है कि विद्यालय के शाला प्रधान का विद्यालय प्रबंधन समिति क्या पद नाम है साथियों? बिल्कुल मेरे साथी बताइए कि शाला प्रधान, हाँ, विद्यालय के शाला प्रधान का विद्यालय प्रबंधन समिति, विद्यालय जो प्रबंधक समिति होती है वही है मेरे साथियों एसएमसी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। मेरे साथियों ये स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है। थोड़ा सा इसका अपन विवरण देख लेते हैं। ठीक है मेरे साथियों, ये स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है आपके कौन सी कक्षा, कौन से विद्यालय के लिए होती है? 1 से 8 तक के लिए, यानी यूपीएस विद्यालय होता है वहां पे आपके एसएमसी बनती है। और इसी की तर्ज पे आपके जो सीनियर सेकेंडरी विद्यालय होता है वहां पे एसडीएमसी बनती है। तो मेरे साथियों अब देखिए एसएमसी है, एसएमसी इसका उल्लेख अपन को कहां मिलता है? इसका उल्लेख आरटी की जो धारा 21 है उसमें आपके एसएमसी का उल्लेख मिलता है। ठीक है, एसएमसी में कितने सदस्य होते हैं? सदस्यों की बात करें, एसएमसी में सदस्य कितने होते हैं जी? एसएमसी में सदस्य होते हैं 16। कितने होते हैं जी? 16 सदस्य होते हैं। और इनमें आपकी 50% महिलाएं होनी चाहिए, 50% महिलाएं होनी चाहिए, यानी कि 16 में से 8 महिलाएं होनी चाहिए। और जहां पे 12 ही सदस्य हैं तो वहां पे 6 महिलाएं इसमें आपके होनी चाहिए। आगे इसकी थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। इसके आपके 2 भाग हैं, एसएमसी के 2 भाग हैं। कौन कौन सा है? पहला एक होती है साधारण सभा, एक होती है साधारण सभा, और दूसरी होती है कार्यकारिणी समिति। अब ये 16 सदस्य वो कार्यकारिणी समिति के होते हैं। साधारण सभा में जो आपके विद्यालय में पढ़ने वाले सभी बच्चों के अभिभावक, विद्यालय के सभी टीचर और आसपास के जो जनप्रतिनिधि है वो सभी आ जाते हैं। लेकिन इसमें 16 सदस्य हैं वो आपके वो चयन किए जाते हैं। तो मेरे साथ ये मोटा मोटा आपके एसएमसी का वर्णन था। 1-2 चीजें और देख लो। ठीक है, एसएमसी का अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष
एसएमसी का अध्यक्ष विद्यालय में पढ़ने वाले बालक का अभिभावक, माता पिता में से कोई हो सकता है, तो अध्यक्ष होगा अभिभावक। और इसका जो आपके सचिव होता है, सचिव कौन होता है? सचिव होता है आपके एचएम यानी कि संस्था प्रधान, शाला प्रधान, संस्था प्रधान। और इसको किस नाम से जाना जाता है? पदेन सदस्य सचिव के नाम से जाना जाता है। तो मेरे साथियों इसका आंसर राइट होगा पदेन सदस्य सचिव। साथियों ये एसएमसी और एसडीएमसी आपके अलग से एक टॉपिक है, और यहां से ये देखो 3rd ग्रेड अध्यापक भर्ती 2023 में प्रश्न पूछा गया था सिंधी के अंदर। इसको तो आपको घोट के पीछे जाना इस टॉपिक को, क्योंकि क्वेश्चन बार बार बनते हैं। ये देखिए स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, विद्यालय प्रबंधन समिति, यहाँ कभी कहीं कहीं ये भी लिखा होता है शाला प्रबंधन समिति, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। आपको एसएमसी अंग्रेजी की जो है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। राज्य में संचालित समस्त राजकीय सहायता प्राप्त अनुदानित प्राथमिक और उच्च प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय जिनमें प्रारंभिक स्तर की कक्षाएं यानी कि 1 से 8 तक चलती है संचालित है, उनमें निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 21 के तहत और राजस्थान आरटी नियमावली 2011 के अध्याय 2 की धारा 3 व 4, देखिए आरटी 2009 में तो ये धारा 21 है, लेकिन जो राजस्थान की जो आरटी नियमावली 2011 है उसमें अध्याय नंबर 2 की धारा 3 और 4 की अनुपालना में एसएमसी का गठन किया जाता है। मेरे साथियों एक बार आप ये गौर कीजिए, ये प्रश्न पूछा जाता है क्या 12वीं तक के विद्यालय में एसएमसी होती है? बिल्कुल मेरे साथियों, क्योंकि वहां पर भी तो आपके 1 से 8 तक कक्षाएं संचालित होती है, तो वहां पर एसएमसी और एसडीएमसी दोनों होती है। ठीक है मेरे साथियों, तो थोड़ा अपने एसडीएमसी का देख लेते हैं एक बार। ये देखिए इसके सदस्य 16 होते हैं और न्यूनतम 3/4 सदस्य यानी 75% माता पिता होने चाहिए, संरक्षकों में से होने चाहिए, और कार्यकारिणी के सदस्यों में से 50% महिलाएं, अर्थात कम से कम 8 महिलाएं होनी चाहिए। और इसका अब देखो इसकी बैठकें कब होती है? एक बैठक और देख लो, इसकी बैठक आपके अमावस्या के दिन, अमावस्या महीने में जो अमावस्या आती है अमावस्या के दिन होती है। ठीक है, और अमावस्या के दिन यदि कोई अवकाश रहता है तो फिर उसके अगले दिन इस आपके बैठक को रखा जाता है। इसका पद सदस्य सचिव, संस्था प्रधान या प्रधाना अध्यापक होता है। अब देखिए हम बात करते हैं एसडीएमसी की। इसमें आपके 23 सदस्य होते हैं। इसका मोटा मोटा विवरण देख लो, 23 सदस्य होते हैं। अब इसका जो आपके अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष है, वो अध्यक्ष कौन होता है? संस्था प्रधान होता है। और एक कक्षा कहां से लेके भाई, ये कक्षा आपके ना 1 से 12 तक, यानी कि जो स्पेशल है 9 से 12 तक के लिए चलती है। ठीक है ना। अब देखिए संस्था प्रधान इसका क्या होता है जी? इसका अध्यक्ष होता है। और इसका सचिव कौन होता है? सचिव होता है वरिष्ठतम व्याख्याता। और जहां पे व्याख्याता नहीं है तो फिर आपके वरिष्ठतम जो अध्यापक होगा वो इसका आपके सचिव होगा। तो ये मोटा मोटा हमने एसएमसी और आपको एसडीएमसी के बारे में बता दिया है जी। साथियों अगला प्रश्न 18वां प्रश्न आपके बीच में है कि अगर किसी विद्यालय की विद्यालय प्रबंधन समिति में 12 सदस्य हैं तो उसमें महिला सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? उसके अंदर 12 सदस्य ही है तो महिला कितनी होगी साथियों? 50%, यानी 6 महिलाएं होगी। कितनी होगी साथियों? 6 महिलाएं होगी। ये पूछा गया था 3rd ग्रेड अध्यापक भर्ती 2023 उर्दू के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। तो एसडीएमसी और एसएमसी बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहां से हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे बढ़ेगा। शाला संबंध समिति की मासिक बैठक होती है, यानी शाला संबंध समिति मतलब एसएमसी, इसकी मासिक बैठक कब होती है? एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, इसकी बैठक कब होती है साथियों? ये स्कूल वैकेता 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसकी बैठक होती है साथियों हर अमावस्या को, 1 महीने में एक बार अमावस्या आती है, तो हर अमावस्या को इसकी बैठक होती है। आगे बढ़ते। 20वां सवाल है, निम्न में से कौन सा कथन विद्यालय प्रबंधन समिति के बारे में सत्य नहीं है जी? नहीं का आपको ध्यान रखना है। स्कूल व्याख्याता भर्ती 2015 में पूछा गया है। विद्यालय के पड़ोस में लोगों को बालकों के अधिकारों के विषय में सरल तरीके से बताना, बिल्कुल सही है। पड़ोसियों को बालकों के अधिकार क्या होते हैं उनके बारे में बताना, राइट है। ये तो भैया इसका जो आपके सत्य है। इसके बारे में नामांकन उपस्थिति को सुनिश्चित करना, ये भी है। विद्यालय में मध्याह्न भोजन, एसीपी सर ने थोड़ी देर पहले बात की थी, उसका प्रबंधन या प्रबंधन करना, मध्याह्न भोजन का प्रबंधन। ठीक है, अध्यापक प्रशिक्षण की योजना तैयार करना जी, ये एसएमसी का कार्य नहीं है।
है मास्टरों को ट्रेनिंग देना एसएमसी का कार्य नहीं है जी। तो इसका आंसर आपके राइट हो जाएगा 4 नंबर। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न आपके बीच में, निम्न में से कौन सा कथन विद्यालय प्रबंधन समिति के बारे में सत्य नहीं है? हो गया सर, आगे बढ़िए। 20वां हो गया, 21वां लीजिए। हाँ 20वां हो गया। 21वां प्रश्न आपके बीच में है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया जाता है, जिसकी क्रियान्वयन समिति के सदस्यों में से निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं होंगे? साथियों बिल्कुल, ये कह रहा है कि एसएमसी में कौन कौन सम्मिलित होंगे और कौन कौन नहीं होंगे। तो देखिए मेरे साथ, पहला है विद्यालय का एक शिक्षक सम्मिलित होता है। बिल्कुल, विद्यालय का एसएमसी में आपके एक शिक्षक सम्मिलित होता है। ठीक है, अब देखिए विद्यालय का प्रधानाध्यापक होता है। बिल्कुल, क्योंकि प्रधानाध्यापक जो है पदेन सचिव होता है। स्थानीय निकाय का चुना एक सदस्य, ये भी इसमें होता है। लेकिन वहां का जो आपके बीओ होता है, बीओ, ठीक है, ये उसमें आपके शामिल नहीं होता है एसएमसी के सदस्यों में। आगे बढ़िएगा। अगला है 22वां नंबर क्वेश्चन आपके बीच में, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा को कितने स्तर पर बांटा गया है? साथियों ये थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती 2023 में L2 पंजाबी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। ऐसे क्वेश्चन आते हैं साथियों, तो इसका राइट आंसर बताइए जल्दी से। बिल्कुल, पहला 5 स्तर, 4 स्तर, 2 स्तर और 3 स्तर। अपन मोटी मोटी बात कर लेते हैं एनईपी 2020, एनईपी 2020 यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। मेरे साथियों आपको ध्यान रखना है कि इससे पहले कितनी आपके एनईपी आ चुकी है। इससे पहले ये भारत की एनईपी 2020 है, ये 3rd नंबर की है आपके जो एनईपी है, 3rd नंबर की। इससे पहले 2 आ चुकी है जी, 2 आ चुकी है, 2 आ चुकी है। फर्स्ट ये आई आपकी 1968 में, पहली आई, और दूसरी आई आपकी 1983 में, सेकंड आई। अब इसी का स्थान लेते हुए, यानी इसी को प्रतिस्थापित किया किसने? 2020 एनईपी ने, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो इसके अंतर्गत क्या क्या किया गया? पहले आपके हमारे जो फॉर्मूला चलता है 10+2 वाला, ठीक है, तो इसके अंतर्गत 4 स्टेज रखे गए, 4 स्टेज रखे गए। ये पहला स्टेज आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 4th स्टेज। पहला स्टेज प्राइमरी स्टेज, प्राइमरी स्टेज, ठीक है। इसके अंतर्गत आपके प्राइमरी स्टेज में 5 कक्षाएं, प्राइमरी में 5 कक्षाएं कौन कौन सी होगी? 3 तो होगी आपके जो आंगनवाड़ी स्तर की होती है वो, और उसके साथ में ये 3 आंगनवाड़ी स्तर की प्लस 2 कक्षाएं, यानी पहली और दूसरी क्लास, तो ये 5 क्लास, ठीक है। उसके बाद में आपके आ गई प्रीलेटरी स्टेज, प्री स्टेज, ठीक है। इसके अंतर्गत आपके कौन सी रखी गई जी? सर 3 क्लासें रखी गई। कौन कौन सी? दूसरी तक यहां आ गई, तीसरी, चौथी और 5वीं, ये कक्षा इसके अंतर्गत रखी गई, ठीक है। अगले आगे आपकी मिडिल स्टेज, ठीक है। मिडिल स्टेज में भी 3 कक्षाएं आपकी रखी गई, ठीक है। कौन कौन सी सर? 6ठी, 7वीं और 8वीं, ये 3 कक्षाएं। और लास्ट में आ गई आपके जो सेकेंडरी स्टेज, ठीक है। इसके अंतर्गत आपके आ गई 4 कक्षाएं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। ये आपके 4 स्तरों में ये कक्षाएं को इस प्रकार विभाजित किया गया। प्राइमरी स्टेज में 5, तो ये फॉर्मूला कैसा बन गया सर मेरे साथियों? 5 + 3 + 3 + 4, ये फॉर्मूला इसके अंतर्गत प्राइमरी स्टेज, ठीक है। और उसके बाद में प्री स्टेज आ गई। प्राइमरी में आ गई देखो 3 आंगनवाड़ी की और पहली और दूसरी ये कक्षाएं, ठीक है। प्री स्टेज में आपका आ गई तीसरी, चौथी, 5वीं 3 कक्षाएं, और मिडिल स्टेज में 6ठी, 7वीं, 8वीं, और आपके सेकेंडरी स्टेज में 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। तो 5 + 3 + 3 + 4, ये 4 स्तर का आपकी फॉर्मूला चलता है। तो मोटा मोटा मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है जी। हाँ ये तो अपन ने देख लिया। वैसे बढ़ते हैं आगे। 23वां क्वेश्चन है साथियों, वैसे थोड़ा बहुत रह भी जाए तो आप पीडीएफ में देख लेना। नई शिक्षा नीति 2020 में स्कूल शिक्षा में 10+2 पैटर्न के स्थान पर इनमें से
किस पैटर्न को अपनाया गया साथियों? यानी पहले अपने जो 10+2 पैटर्न चलता था और वर्तमान में कौन सा पैटर्न लागू किया गया है, अभी सर ने बताया। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया था 3rd ग्रेड अध्यापक भर्ती 2023 हिंदी में क्वेश्चन पूछा गया था, यानी जब हमने एग्जाम दिया था तो उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। और इसका राइट आंसर हो जाएगा 5334 का है पैटर्न साथियों, लागू किया गया था। ठीक है, बिल्कुल, ये मैंने पूरे अभी आपको क्लियर है व्याख्यात्मक रूप से बता दिए। भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी साथियों? अभी मैंने बताया शिक्षा नीति कब आई थी वो आपको बताना है। ये भी आपके 3rd ग्रेड अध्यापक भर्ती L2 संस्कृत में पूछा गया था। बिल्कुल साथियों, देखिए ये पहली शिक्षा नीति ये आपके कब आई? 1968 में। तीनों आपको बताता हूँ यार, फर्स्ट ये आपकी पहली प्रथम शिक्षा नीति, ठीक है। उसके बाद में ये आगे आपके द्वितीय शिक्षा नीति 2nd नंबर की, और 3rd नंबर की कब आई जी? अभी 2020 में, ये होगी तृतीय शिक्षा नीति। मेरे साथियों एक चीज बताइए, आपको आंसर देना है कि जो आपके 3rd नंबर की ये जो शिक्षा नीति बनी है 2020 वाली, ठीक है, ये किसकी अध्यक्षता में? अध्यक्षता, इसके लिए जो समिति बनाई गई उसके अध्यक्ष कौन थे? प्रश्न में से आगे आ जाएगा, इसके अध्यक्ष कौन थे? बढ़ते हैं आगे। हाँ, ये तो हो गया अपना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वर्ष 1968 और 86 के बाद स्वतंत्र भारत की 3रे नंबर की शिक्षा नीति है। ये मेरे साथियों, ये पुस्तक अपनी राजस्थानी भाषा व साहित्य की बाजार में उपलब्ध है, इसको आप ले सकते हैं। मात्र पहली पुस्तक है साथियों, मैटर दिया हुआ है, केवल 88 पेज में है, उसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। पिछली बार इस पुस्तक से 76 प्रश्न पूछे गए थे, 9 पेपर हुए थे उसमें, और ये एक पढ़ लेते हैं तो आपके 30 अंक साथियों इसी किताब से आएंगे। बिल्कुल मेरे साथियों, ये सीपी सर और कन्या गोयल सर जी की, ठीक है, रात दिन की मेहनत है मेरे साथियों। इसमें सिर्फ आपको राजस्थानी भाषा व साहित्य नहीं मिलेगा, इसके साथ साथ में इन्होंने देखो सिर्फ मात्र 88 पेज में विद्यार्थी कल्याणकारी योजना है, और साथ में RT 2009, और इसी के साथ में वस्तुनिष्ठ 500+ प्रश्न इसमें समाहित की है। कितनी प्यारी और कितनी बेहतरीन पुस्तक है मेरे साथियों, एक बार इसको आप जरूर खरीदिएगा, ठीक है ना। और मैं ऐसा आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसको खरीदने के बाद में है ना आपको पछतावा कभी नहीं होगा। ठीक है मेरे साथियों, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न आपके बीच में है 25, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का माध्यम निम्न में से किसे रखा गया है साथियों? ये भी आपके 3rd ग्रेड भर्ती में पूछा गया था साथियों। ये जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं और जो नए प्रश्न शामिल किए गए हैं, ये आगामी आप जो जनवरी में एग्जाम देंगे उसके लिए रामबाण साबित हो गए साथियों। बिल्कुल, तो कक्षा 5 तक के लिए, यानी 5वीं क्लास है वहां तक के लिए जो भाषा का माध्यम है वो क्या होना चाहिए बालक के लिए? तो मेरे साथियों आप देखिए, आप भी विचार कीजिए कि एक बच्चा है, छोटा बच्चा है, ठीक है ना, वो किस भाषा में अच्छी तरह से या जल्दी सीख पाएगा? तो उसकी मातृभाषा यानी आसपास की जो लोकल लैंग्वेज है, उसकी स्थानीय भाषा है, ठीक है। जैसे मैं मारवाड़ से हूँ तो मारवाड़ी, हमारी मारवाड़ी भाषा में हूँ बढ़िया सीख पाई, छोटे बच्चों है, ठीक है ना। और अटे मेवाड़ है तो मेवाड़ वाले बच्चों मेवाड़ी भाषा में बढ़िया सीख पाए। तो मातृभाषा या स्थानीय भाषा में बच्चा है 5वीं तक वो आसानी से सीख पाएगा, तो इसको माध्यम ये रखा गया है। आगे देखिएगा, अगला है NEP 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र को क्या नाम दिया गया है? यानी राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है उसका क्या नाम दिया गया है साथियों? ये भी 3rd ग्रेड भर्ती 2023 L2 उर्दू में पूछा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, आगामी सभी परीक्षाओं में यहां से प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परख है, एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए, परख छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारक निकाय के रूप में परख नामक एक नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र नेशनल असेसमेंट सेंटर की स्थापना की गई है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि परख क्या है? तो परख आपके नेशनल असेसमेंट सेंटर यानी कि राष्ट्रीय आकलन केंद्र है, ठीक है। बड़े आगे मेरे साथियों, हाँ 27वां प्रश्न आपके बीच में है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रारूप किसकी अध्यक्षता में तैयार किया गया था साथियों? किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति है वो बनी थी साथियों? तो मेरे साथियों के माधवराव, के कस्तूरी रंगन और अमिताभ घोष, उपरोक्त सभी। तो मेरे साथियों मैंने भी थोड़ी देर पहले आपसे पूछा था, इसका सही आंसर होगा डॉक्टर के कस्तूरी रंगन।
की अध्यक्षता में आपके राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2000 की जो आपके मसौदा समिति ड्राफ्टिंग समिति तैयार की गई थी, उसके अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जी। हाँ मेरे साथियों, 28वां प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के भाग व अध्यायों की संख्या कितनी है? इसमें कितने भाग हैं और अध्याय कितने हैं? अध्याय ये आपको तीनों के याद रखने मेरे साथियों। आरटी 2009 को भी याद रखने हैं, ठीक है। साथ में आरटी नियमावली राजस्थान के संदर्भ में 2011 है, उसके भी भाग और अध्याय याद रखने, और एनईपी 2020 के भी भाग और अध्याय याद रखने। तो मेरे साथियों इसमें भाग है टोटल 4 भाग हैं 4, और आपके अध्याय हैं 27, अध्याय हैं 27, ठीक है। और इसके साथ में आपको ये भी बता दूं, ठीक है, ये तो किसके हो गए एनईपी 2000। अब आरटी के, चलो ये आरटी आगे आ जाएगा। आरटी है, इसमें आपके 7 है भाग। कितने भाग है जी? 7 भाग, और इसमें धाराएं हैं, ठीक है। धाराएं कितनी है? 39। वर्तमान में, शुरू में आपके 38 धाराएं थी, वर्तमान में आपके 39 धाराएं, 39 धाराएं, और एक आपकी है इसमें, एक है अनुसूची। ये मैंने बताया आपको आरटी 2009 के बारे में मोटा मोटा भाग, आरटी 2000। और इससे संबंधित पिछली बार प्रश्न भी पूछा गया था। धाराएं कितनी? हाँ, अगला है 29 नंबर, आपकी बेटी योजना के तहत आर्थिक सहायता के लिए अनिवार्य पात्रता है साथियों। हाँ, क्या अनिवार्य पात्रता होगी? राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत बालिका के राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत होनी चाहिए, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली परिवार की जो आपकी बालिका है वो, ठीक है। माता पिता दोनों अथवा एक का निधन हो गया हो, ये तीनों तो आपके अनिवार्य पात्रता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है। एक तो राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत बालिका होनी चाहिए, और साथ में बीपीएल बालिका होनी चाहिए, बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है। और माता पिता दोनों का अथवा किसी एक का उसमें निधन हो गया हो तो आपकी बेटी योजना का लाभ है उनको मिलेगा। हाँ, ये देखिए मोटा मोटा इनकी पात्रता वगैरह देख लेते थोड़ी। आपकी बेटी योजना ये प्रारंभ हुई थी 2004-05 में, ये पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। प्रारंभ होने का सन आपको याद रखना है। राशि कितनी है? कक्षा 1 से 8 तक इसमें दिए जाते हैं 2100 रुपए। कितने देते हैं? प्रति वर्ष 2100 रुपए दिए जाते हैं, और कक्षा 9 से 12 में दिए जाते हैं 2500 रुपए। यानी आपकी बेटी योजना के तहत जिसको लाभ दिया जाता है, पहली से 8वीं तक 2100 रुपए, और 9वीं से 12वीं 2500 रुपए दिए जाते हैं। और पात्रता क्या है? बालिका कक्षा 1 से 12वीं में अध्ययनरत होनी चाहिए। ये सब जितनी भी योजना है ना, उसमें अध्ययनरत वाली जो पात्रता है ना, ये अनिवार्य, बिल्कुल, ठीक है। जैसे 10th वाली गार्गी योजना हो गई, तो उसमें बालिका 11th में अध्ययनरत होनी चाहिए। इसमें भी है तो बालिका 1 से लेकर 12 किसी भी क्लास में अध्ययनरत होनी चाहिए, तभी लाभ मिल पाएगा। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की बालिकाओं को इसमें लाभ दिया जाता है, और बालिका अनाथ होनी चाहिए अथवा एक का निधन हो गया है, माता पिता में से एक का यदि निधन हो गया है तो इसमें लाभ मिलेगा। आगे बढ़ते। हाँ, राजस्थान आरटी अधिनियम 2011 में कितने भाग एवं कितनी धाराएं हैं? ये राजस्थान के संबंध में है साथियों। राजस्थान तो आरटी अधिनियम 2011 है, उसके अंदर कितने भाग और कितनी धाराएं हैं? बिल्कुल मेरे साथियों, देखिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे चर्चा की थी, ठीक है। आरटी 2009 की सर है, और ऐसा ही आरटी आपके 2011 ये राजस्थान के संदर्भ में आया, बिल्कुल, ठीक है। तो दोनों की देख लेते हैं। एक तो आप क्या देखेंगे इसमें, भाग और एक धाराएं। भाग और धाराएं फिर से आपका रिकॉल हो जाएगा, भाग और धाराएं। आरटी 2009 में आपके भाग हैं 7 और धाराएं हैं 39। शुरू में 38 थी, बाद में 3 बार संशोधन हुआ। आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि आरटी 2009 में कितनी बार संशोधन हुआ है? तो 3 बार संशोधन हुआ है। तो इसमें अब इसका देख लेते हैं, इसमें कितना का आरटी 2011 में कितने भाग और कितनी धाराएं हैं? तो इसमें आपके 10 भाग 29 धाराएं, 10 भाग 29 धाराएं हैं, 10 भाग और 29 धाराएं। ये दोनों ही महत्वपूर्ण है साथियों, आपको याद करना है, भाग और धाराएं। ये आप देख सकते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है कि आरटी 2009 लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल 2010 से। और आरटी 2009 राजस्थान में कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2011। इसमें 1 अप्रैल 2010 से और इसमें 1 अप्रैल 2011 है। और शिक्षा के अधिकार
अधिनियम को लागू करने वाला भारत है 135वां देश है साथियों। आरटीई यानी शिक्षा के अधिकार को लागू करने वाला भारत 135वां देश है। और वर्तमान में आरटी 2009 में कुल अध्याय व धाराएं कितनी है? 7 अध्याय हो गए और 39 धारा हो गई और 1 हो गई अनुसूची। और आरटी 2009 में सबसे बड़ा अध्याय है सबसे छोटा अध्याय है अध्याय 1 और सबसे बड़ा है अध्याय 4 है। अध्याय 4 है। मेरे साथ एक मोटा मोटा विवरण आपको ये भी बता दूं कि आरटी 2000 ये आपकी राज्यसभा में पारित किया गया। राज्यसभा में कब पारित किया गया? राज्यसभा में आपके 4 जुलाई 2009 को राज्यसभा में पारित होता है। ठीक है। लोकसभा में कब पारित होता है? अब देखो कोई भी आपके है ना, ठीक है, नियमावली बनती है तो दोनों में से किसी में भी प्रस्तुत हो सकती है। तो ये आपकी पहले राज्यसभा में हुई, तो ये लोकसभा में प्रस्तुत है आपके। लोकसभा में कब पारित हुई? लोकसभा में आपके पारित होती है जी 20 जुलाई। कब होती है? 20 जुलाई 2009 को। ठीक है मेरे साथियों। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर कब होते हैं? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर कब होते हैं? 26 अगस्त 2009 को। ठीक है। गजट में प्रकाशन कब होता है जी? 27 अगस्त 2009 को गजट में प्रकाशन होता है और आपके 1 अप्रैल 2010 से यह लागू हो जाता है पूरे भारत में। और राजस्थान के संदर्भ में आरटी 2009 की जगह आरटी 2011 नियमावली नाम से 1 अप्रैल 2011 से राजस्थान में यह लागू हो जाता है। हाँ, अगला क्वेश्चन आपके बीच में है 31 नंबर। राजस्थान आरटी नियम 2011 के अनुसार प्रतिपूर्ति वर्ष में 2 बार सीधे किसको की जाएगी साथियों? अब मेरे साथियों प्रतिपूर्ति किसकी है? यह प्रतिपूर्ति वो है, आप आरटी पढ़ते हो, आरटी की धारा 12 को कैसे याद रखोगे? 12 हारा वर्ग का मतलब है कमजोर वर्ग के बच्चे। कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए विद्यालय में 25% है, चाहे आपके 25% निजी विद्यालय में 25% जो सीटें हैं वो क्या रहती है? आरक्षित रहती है। तो इनकी जो राशि है उसकी प्रतिपूर्ति वर्ष में 2 बार की जाती है। तो राशि कहां पे उसकी जो आपको भेजी जाएगी राशि? स्थानीय प्राधिकरण में नहीं, प्राचार्य को, खंड शिक्षा अधिकारी को नहीं, सीधे विद्यालय को भेजी है राशि। वर्ष में 2 बार भेजी जाएगी। अगला है 32 नंबर क्वेश्चन आपके बीच में। एक प्राथमिक विद्यालय जिसमें 80 बच्चों का नामांकन है, आरटी एक्ट के अनुसार उस विद्यालय में कितने अध्यापक होने चाहिए? बिल्कुल मेरे साथियों, देखिए अब मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूं। ये नामांकन 2 प्रकार से आपके चलते हैं। पहला तो होता है प्राइमरी 1 से लेकर कक्षा 5 तक का, और ठीक है, तो 1 से 5 तक जहां पे भाई 30 बच्चे हैं तो वहां होगा, या मैं लिख देता हूं विद्यार्थी, और यहां लिख देता हूं शिक्षक। ठीक है। 30 बच्चों पे 1 शिक्षक। ठीक है। और आपके 30 से लेके 60 बच्चे हैं। ठीक है। तो 60 बच्चों पे आपके होगी 2 शिक्षक, और 90 बच्चों पे 3 शिक्षक, 120 बच्चों पे 4 शिक्षक। ठीक है। और आगे आप देखो 200 बच्चों पे आ जाएगी 5 शिक्षक। बिल्कुल। ठीक है। और 200 बच्चों पे यदि 5 शिक्षक हो गए हैं तो फिर एक नियम ये भी है कि बच्चे यदि 150 से ज्यादा हुए, ठीक है, 150 से ज्यादा, तो वहां पे 5 प्लस 1 आपके जो एचएम है, प्रधान अध्यापक है, वो रहेगा। ये 1 से लेके 5 तक का मोटा मोटा अनुपात है, यानी कि 30 बच्चों पे 1 शिक्षक होना चाहिए। और कक्षा 1 से लेकर 8 तक की बात करें तो 35 बच्चों पे 1 शिक्षक होना चाहिए। तो ये बात कर रहा है एक प्राथमिक विद्यालय में। कौन सा? 1 से 5 तक का जो विद्यालय है उसमें 80 बच्चों पर कितने शिक्षक होंगे? तो मेरे साथी मैंने बता दिया, देखो 30 तक 1 है, और 30 से लेके 60 तक कितने? 2 शिक्षक। और भाई 60 से लेके 90 तक में कितने शिक्षक होने चाहिए? 3 शिक्षक होने चाहिए। यहाँ 70 भी आ सकते हैं, 75 भी आ सकते हैं। तो वहां पर आपके टीचर कितने हो जाएंगे? 3 टीचर हो जाएंगे। ये आपको याद रखना है। और अनुपात याद रखना 30:1। 30 बच्चों पर 1 शिक्षक, और 6 से 8 ही हो जाएंगे 35:1। ये दोनों याद रखना। बिल्कुल। आगे बढ़िए सर। आरटी एक्ट 2009 की कौन सी धारा यह दर्शाती है कि प्रत्येक माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह आसपास के विद्यालयों में प्रारंभिक शिक्षा के लिए अपनी संतान या प्रतिपाल्य को प्रवेश दिलाए? तो मेरे साथियों, यह धारा सीधी सी बात है, धारा 10 में यह बात
कही गई है कि माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि जो आसपास का नजदीकी विद्यालय है उसमें वो अपने बालक का एडमिशन जरूर करवाएं। तो यह आपकी धारा 10 हो गई। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? यानी उम्र है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। कौन सी अपने धारा के लिए तहत और किस अनुच्छेद के तहत? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 क के तहत। 21 क। और इसके साथ में, ठीक है, ये तो आ गया मूल अधिकारों में। सर किसमें है? मूल अधिकार। मूल अधिकारों में जो 21 आपके क है या फिर ए है, ठीक है। इसके साथ में जो मूल कर्तव्य है, इसमें भी आपके 51 का एक जोड़ा गया। जब संशोधन हुआ तो यहाँ 21 का जोड़ा गया, यहाँ 51 का। इसके साथ में नीति निर्देशक तत्व का जो आपके हैं 45, अनुच्छेद नंबर 45, उसमें भी इसको जोड़ा गया। तो आपको तीनों याद रखने, मूल अधिकार में 21 का, मूल कर्तव्य में 51 का और नीति निर्देशक तत्व में 45। ये तीनों है आपके किसकी बात करते हैं? बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात करते हैं जी। ये देखिए, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा आपके, ठीक है, 86 से संविधान संशोधन 2002 के तहत दिया गया, संशोधन किया गया, ठीक है। और शिक्षा के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद है आपके 21 का। अनुच्छेद 21 का में 6 से 14 वर्ष के, ये भी आपको ध्यान रखना मेरे साथियों है। कभी कभी 6 से 18 वर्ष लिखा होता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। बिल्कुल, ठीक है। तो ये प्रश्न एक बार पूछा भी गया है, रीड में ही पूछा गया कि आयु वर्ग के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। 6 से 14 वर्ग के लिए, आयु वर्ग के लिए इसका है, आयु वर्ग के बालकों के लिए इसमें प्रावधान है। आगे बढ़िएगा। हाँ, अगला प्रश्न है, आरटी की कौन सी धारा दुर्बल वर्ग बच्चों हेतु 25% सीटों के आरक्षण का प्रावधान करती है? साथियों बताइए कौन सी धारा है? ट्रिक बताई सर, मैंने ट्रिक बताई थी अभी थोड़ी देर पहले। 12 हारा वर्ग। कैसा वर्ग? हारा, यानी जो कमजोर वर्ग के बच्चे, दुर्बल वर्ग, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा राइट मेरे साथियों। कौन सा? धारा 12 वर्ग हारा, ठीक है। 12 शुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए विद्यालय के उत्तरदायित्वों की जो आपकी सीमा है वो निर्धारित की गई है। आगे बढ़ी। आरटी एक्ट 2009 की इस धारा के अनुसार यह प्रावधान किया गया है कि सभी निजी शिक्षण संस्थानों को अपने विद्यालय के कक्षा प्रथम के कुल छात्र संख्या का 25% सीट निर्धन वर्ग के उन बच्चों के लिए आरक्षित रखी जाए कि जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 2.5 लाख से कम हो। 2.5 50 लाख से आपके कम हो, यानी कि 2.5 लाख से कम हो। कैसा वर्ग? अब देखो, जैसे उस कक्षा में 40 बच्चे टोटल है। कक्षा कौन सी, ये भी ध्यान रखना है। प्रथम कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा, ऐसे नहीं कि बीच में आ गए, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी में आ गए, ऐसे आरटी में प्रवेश नहीं होता है। प्रथम कक्षा में ही प्रवेश होता है। कौन सी कक्षा में होता है? प्रथम कक्षा में, ठीक है। 40 बच्चे हैं तो 40 का 25% हुआ 10% बच्चे, 10 बच्चे हैं, 10 विद्यार्थी के किसमें होने चाहिए भाई? 10 बच्चे जो है ये आरटी के इस नियम में आने चाहिए, ठीक है। तो इसी पे ये इसका अनुपात ये रहता है। अगला क्वेश्चन आपके बीच में, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन है तो सही नहीं है, वो आपको बताना है। देखिएगा, 1 नंबर, एक बच्चे को विस्तारित समय में भी प्रवेश दिया जाएगा। विस्तारित समय का ये हुआ कि इसके लिए जो तारीख फिक्स की गई है, तो उसके बाद भी बच्चा प्रवेश लेने आता है तो क्या उसको प्रवेश दिया जाएगा? बिल्कुल जी, है। पूरे साल में बच्चा कभी भी प्रवेश ले सकता है। तो ये पूरा सही नहीं है, तो ये तो सही है जी, बिल्कुल है। एक बच्चे की निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, बिल्कुल सही है। ये तो पूरा आरटी 2009 इसी पे टिका है, इसी बेस पे। और एक बच्चे को अधिकार है कि वह किसी अन्य स्कूल में स्थानांतरण कराए, भाई वो करा सकता है, वो ठीक है ना, वो किसी अन्य स्कूल में स्थानांतरण करवा सकता है। मान लो पिता का ट्रांसफर हो गया तो बच्चे का वहां पर स्थानांतरण हो जाएगा, ठीक है। आयु के प्रमाण पत्र की कमी पर एक बच्चे को विद्यालय में प्रवेश देने से मना किया जाएगा, बिल्कुल नहीं। धारा 14 कहती है यदि उसके पास में आयु का प्रमाण पत्र, जैसे आपके बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र या अन्य किसी प्रकार का प्रमाण पत्र बच्चे के पास में नहीं है, तो फिर भी आप क्या करोगे? उस बच्चे को एडमिशन दोगे। इनकार, मना नहीं किया जाएगा, यानी कि ये आपके सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा द नंबर राइट। अगला है, शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अनुसार यदि कोई विद्यालय कैपिटेशन शुल्क लेता है
तब उनके लिए क्या दंड दिए जाने का प्रावधान है? बिल्कुल मेरे साथियों, देखिए मैंने बात की धारा 12 में हारा वर्ग, वंचित वर्ग, 12 हारा, और 13, ये धारा 13, ये देखिए धारा 12, धारा 13 और धारा 14, तीनों एक साथ में याद कर लो आप, ठीक है ना। हाँ, तीनों एक साथ में। 12 में हारा यानी वंचित वर्ग, 13 में ये आ गया कौन सा, कैपिटेशन शुल्क। 13 में कौन सा है, कैपिटेशन शुल्क। कैपिटेशन शुल्क का मतलब होता है प्रवेश शुल्क, ठीक है ना। कोई विद्यालय कैपिटेशन शुल्क नहीं लेगा। और 14 में यानी कि डॉक्यूमेंट को नहीं है, ठीक है ना, तो प्रवेश से मना नहीं किया जाएगा। प्रवेश से मना नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते। किस आधार पे सर, किस आधार पे, यदि उसके पास में कोई प्रमाण पत्र नहीं है, जन्म का प्रमाण पत्र नहीं है तो मना नहीं कर सकते। जन्म से संबंधित कोई प्रमाण पत्र है तो ये कैपिटेशन शुल्क वाला ये धारा 13 में आता है। क्या कहा गया है, देखो शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अनुसार यदि कोई विद्यालय कैपिटेशन शुल्क लेता है तो उसके लिए क्या दंड है जी। उसके लिए मेरे साथी दंड ये है कि जितना शुल्क प्रति व्यक्ति शुल्क लिया जाएगा, ठीक है, जैसे उसने 10,000 शुल्क लिया, ठीक है, तो उसका 10 गुना अर्थदंड। बिल्कुल, 10,000 शुल्क लिया उसने या 5,000 शुल्क लिया तो 50,000 रुपए उसे अर्थदंड लिया जाएगा। कितना, 50,000 रुपए अर्थदंड। तो इसका ये आंसर आपके राइट होगा। हाँ, 38 नंबर अगला सवाल है आपके बीच में। आरटी एक्ट की धारा 23 में शामिल है, क्या है साथियों धारा 23 के अंदर? जल्दी से कमेंट में इसका उत्तर बताइए मेरे साथियों। और साथियों लास्ट में ये भी कमेंट करें कि आपके इनमें से कितने % सही हुए। हाँ, आप खुद का मूल्यांकन जरूर करें। आप नोटबुक्स लेके बैठिए और पहला माइंड में जो क्लिक होता सर, हाँ, वो उसमें लिखिए। थोड़ी ईमानदारी खुद के साथ भी बरती ताकि आपको अपना पढ़ाई की है उधार का पता चल सके। ईमानदारी बरती और खुद लिखिए कि मैंने इसका आंसर ये किया था। फिर हमने जो सही बताया है उसे मिलान कीजिए। आपके कितने राइट होते हैं और कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए मेरे साथियों। इससे क्या होगा, आपका हौसला अफजाई होगा, हाँ, कि मेरे इतने सही हो रहे हैं, ठीक है ना। देखो तो धारा 23 में क्या शामिल है जी, परीक्षा प्रक्रिया, शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अर्हताएं और सेवा निबंधन और शर्तें, शिकायतों का निराकरण नहीं जी, राज्य सलाहकार परिषद ये नहीं है। इसका हो जाएगा शिक्षकों की जो आपका अर्हताएं होती हैं, और इसमें मुख्य अर्हता यह है कि यदि शिक्षक, ठीक है ना, कोई अर्हता पूरी नहीं कर रहा है तो उसको 5 साल के भीतर उस अर्हता को प्राप्त करना होगा। आगे बढ़िए सर। हाँ, शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यता इस धारा में प्रावधान किया गया है कि शिक्षकों को योग्यता क्या होगी जी। हाँ, अगला है 39 नंबर। आरटी एक्ट की धारा 14 का संबंध किससे है साथियों? अभी सर ने बताया है, जल्दी बताइए कमेंट में। प्रवेश के लिए आयु का सबूत स्थानीय प्राधिकारी के करते हुए, माता पिता व संरक्षक के करते हुए विद्यालय प्रबंधन समिति। ये तो 21 में हो गया सर, ये तो 21 में आ गया। एसएमसी 21 में, एसएमसी 21 में। और माता पिता व संरक्षक के करते कितने में आ गए भाई? ये आपकी धारा 10 में हो जाएंगे, ठीक है, अध्याय 3 में। हाँ, वो कहते हैं कि आसपास का जो विद्यालय उसमें माता पिता बच्चे को क्या कराएं, प्रवेश दिलाए। तो अभी मैंने बताया कि 14 में प्रवेश के लिए आयु का सबूत नहीं होने पर प्रवेश देने से मना नहीं किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा अ नंबर। प्रवेश के लिए आयु का साक्षी 14 कहता है। और प्रवेश के समय बालक से किसी भी प्रकार के दस्तावेज की मांग नहीं की जाएगी। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि आरटी एक्ट के अनुसार यदि कोई निजी विद्यालय मान्यता समाप्ति के बाद भी स्कूल चलाता है तो जुर्माना कितना होगा साथियों? कितनी जुर्माना राशि ली जाएगी? उसकी मान्यता यदि रद्द हो गई है तो भी यदि स्कूल चलाता है तो कितनी जुर्माना राशि ली जाएगी? 50,000, 20,000, आपके 1 लाख और 5 लाख रुपए। तो मेरे साथियों कितनी राशि ली जाएगी मान्यता रद्द होने पर? अब देखिए मेरे साथियों, इसका मोटे मोटे है, देखिए ये बात करता है आपके, देखो मैंने अभी आपको 12, 13, 14 ये धाराएं बताई। अब देखिए धारा 17 में खतरा, 17 में खतरा है बच्चे को है ना मानसिक रूप से या फिर शारीरिक रूप से आप उत्पीड़न शिक्षक नहीं कर सकते, ठीक है। धारा 18 बात करता है विद्यालय की मान्यता की, 18 धारा बात कर रही है, और ठीक है। और धारा 19 विद्यालय के मानक। मेरे साथियों मान्यता और मानक में फर्क होता है। मान्यता तो विद्यालय की मान्यता है, ठीक है, और मानक में हो गया कि एक विद्यालय के लिए क्या मानक होनी चाहिए, भौतिक सुविधाएं वगैरह है क्या होनी चाहिए, ठीक है ना। तो धारा 17 में खतरा
ठीक है, शारीरिक या मानसिक तौर से प्रताड़ित नहीं कर सकते, इसमें मान्यता। अब देखो किसी विद्यालय की मान्यता किसी कारण से रद्द हो गई, ठीक है, और रद्द होने के बाद में, ठीक है, यदि वो स्कूल चला रहा है तो जुर्माना राशि कितनी ली जाएगी? जुर्माना राशि, इसका राइट आंसर हो जाएगा सर 1 लाख रुपए जुर्माना राशि। 1 लाख रुपए जुर्माना। और उसके बाद में यदि वह चला रहा है तो आगे आपके पर डे के हिसाब से 50,000 रुपए। हाँ, अगला क्वेश्चन है 41 नंबर। आरटी एक्ट की धारा 24 के अधीन शिक्षक के कर्तव्य क्या है साथियों? जो भी टीचर है उनके क्या कर्तव्य होने चाहिए? ये 4 कथन दिए हुए, उसके बाद में आपको राइट आंसर बताना है। बिल्कुल, पहला है विद्यालय में समय पर आना जी। बिल्कुल यार, शिक्षक समय पे नहीं जाएगा है तो उसका कर्तव्य है, ठीक है। निर्धारित समय में पाठ्यक्रम पूरा कराना, बिल्कुल बिल्कुल ये भी कर्तव्य होता है, ठीक है। अदर भले कितनी प्रकार की योजना है, आप ऑनलाइन जो भी वर्क हो, ठीक है, उस वर्क का मैनेजमेंट करके आपको निर्धारित समय में एक शिक्षक को पाठ्यक्रम पूरा करवाना होगा। बच्चों की आर्थिक सहायता करना, नहीं ये सब कोई सर है नहीं, ऐसा कोई कर्तव्य नहीं है सर, कर्तव्य नहीं है। और रोजाना अतिरिक्त कक्षाएं लेना नहीं, ये भी कोई नहीं। ये तो जैसे बच्चे कुछ कमजोर है, ठीक है, अपने अपने स्वविवेक से या ठीक है विद्यालय के हिसाब से कमजोर बच्चों के लिए अलग क्लास लगा सकते हैं, लेकिन ये कर्तव्य में ये दोनों नहीं आते। तो पहला और दूसरा किसमें सर? अ नंबर में राइट हो जाएगा। अगला 42 नंबर क्वेश्चन अगला है कि प्रारंभिक शिक्षा के पूर्ण होने पर राजस्थान आरटी नियम 2011 की किस धारा के तहत प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा? यानी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण मतलब कक्षा 1 से 8, कक्षा 1 से 8 भी पूर्ण हो गई है, और आरटी नियम 2011 की किस धारा के तहत उसको प्रमाण पत्र दिया जाएगा साथियों? किस धारा के तहत? जल्दी से कमेंट कीजिए, इसका राइट उत्तर बताइए। किस धारा के तहत प्रमाण पत्र दिया जाएगा? 1 से 8 तक की शिक्षा पूर्ण हो गई है तो धारा 23 के अंतर्गत उसको प्रमाण पत्र दिया जाएगा। एक साथियों, प्राथमिक शिक्षा में कक्षा 1 से 5 और प्रारंभिक में 1 से 8, आपको याद है, ये भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि प्रारंभिक शिक्षा का मतलब क्या है। देखो ऐसा है, एक तो हो गया आपके प्राइमरी, ठीक है, ठीक, और एक होती है प्री प्राइमरी, और एक होती है अपर प्राइमरी, ठीक है, अपर प्राइमरी। अब ये जो प्राइमरी होगी ना, ये 1 से 5 वाली होगी, बिल्कुल, इसको कहते हैं प्रारंभिक शिक्षा। कौन सी? प्राथमिक शिक्षा, ठीक है, 1 से 5 प्राथमिक शिक्षा, ठीक है। अपर प्राइमरी 6 से 8 तक होगी, और ये प्री प्राइमरी वाली जो कक्षा है भाई, ये कौन सी कक्षा है? ये जो आंगनबाड़ी में चलती है, बिल्कुल, आंगनबाड़ी, बाल वाटिका वगैरह, आंगनबाड़ी, वो आंगनबाड़ी वाली है। ये तो आप मोटा मोटा इसका ध्यान में रखोगे। अगला है कि अध्यापकों के लिए शिकायत निवारण समिति का ब्लॉक स्तर पर अध्यक्ष कौन होता है साथियों? अध्यापकों को शिकायतें हो जाती हैं तो कौन होगा? ब्लॉक विकास अधिकारी, ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, तहसीलदार या पार्षद, यानी कि ये बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। तो इसका यही होगा अ नंबर, ब्लॉक विकास अधिकारी है आपके। अध्यापकों की शिकायत निवारण समिति होती है, उसका क्या होता है जी? अध्यक्ष होता है। हाँ, अगला है 44 नंबर क्वेश्चन। राज्य में आरटी एक्ट के अंतर्गत कक्षा 9 से 12 तक छात्रों को निजी विद्यालयों में प्रवेश हेतु राज्य सरकार द्वारा फीस के पुनर्भरण की व्यवस्था किस बजट में की गई है साथियों? इसका राइट आंसर बताइए। 2023-24, 2021-22, 2022-23 या फिर 2018-19। तो पुनर्भरण की जो व्यवस्था है आपकी 2023-24 में की गई थी, ये इसका आंसर राइट होगा। अगला देखिए, राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षक अधिकार नियम 2011 के किस नियम में अध्यापकों की सेवा शर्तें व वेतन भत्तों का उल्लेख है? तो मेरे साथियों देखो, योग्यता वाली अपने थोड़ी देर पहले बात की थी, ठीक है। सेवा शर्तें और वेतन भत्ता का उल्लेख है वो आपके आरटी के कौन से नियम के अंतर्गत है? तो नियम नंबर 19 है, उसमें सेवा शर्तें और वेतन भत्ते। ये राजस्थान का आरटी नियम 2011 है साथियों, 2011 की बात कर रही है, 2011 की बात हो रही है। और ये भी बताओ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाया है आरटी में सेवा शर्तें या योग्यताएं। हाँ, आरटी 2009 में जो योग्यताएं हैं वो कौन सी धारा में? योग्यताएं धारा कौन सी है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है, आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। आगे बढ़िए, ये देखिए मोटा मोटा आ भी गया। देखिए नियम 19 अध्यापकों के वेतन भत्ते सेवा के निबंधन में, ठीक है, वह शर्तें कंडीशन। देखो ये तो आपके नियम 19 ये राजस्थान वाला 2011 वाले का है, आगे लिखा हुआ 11 वाले का है,
और पीछे जो कोष्टक में लिखा हुआ है ये 2009 की धारा है। तो अब ये बता ही दिया, ठीक है, कमेंट बॉक्स में वैसे टाइप कर देंगे बच्चे, ठीक है। ये 19 में राजस्थान नियमावली में 2011 में 19 नियम, और आरटी में 2000 धारा 23 है वो वेतन सेवा शर्तों की बात करती है। अब देखिए नियम 20 क्या कहता है, शिक्षक का दायित्व, और यही शिक्षक के दायित्व है जो आरटी 2009 में धारा 24 में आते हैं। छात्र केंद्रित अधिगम प्रशिक्षण में भाग लेना, पाठ्यक्रम निर्माण में भाग लेना। अब देखो 21 में आते हैं शिक्षक छात्र अनुपात, ये कौन सी 21 में, आरटी 2011 राजस्थान के संदर्भ में, और आरटी 2009 में धारा 25 में आता है शिक्षक छात्र अनुपात। स्वीकृत संख्या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित की जाएगी। पिछले शैक्षणिक सत्र में योगात्मक मूल्यांकन में सम्मिलित छात्रों की संख्या के आधार पर ही अध्यापक की आवश्यकता का निर्धारण किया जाएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन आपके बीच में है कि राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में आरटी एक्ट की पालना हेतु बनाए गए नियम कहलाते हैं, उनका क्या नाम दिया गया है? राजस्थान आरटी एक्ट है 2011, उसका क्या नाम है सही साथियों, वो बताना है। पूरा नाम क्या है जी? राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा नियम 2010, राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011, राजस्थान निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011, या निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009। आप बाकी तो चलो ये अपने कट कर दिया, ये तो कट कर दिया, ठीक है। आप इन दोनों में कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, सिर्फ ये राजस्थान निःशुल्क शिक्षा का अधिकार नहीं है, राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011, आगे पीछे नियम भी है, अधिनियम नहीं, ठीक है, नियम भी है, और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा, दो आप नाम याद रखोगे तो इसका ब नंबर राइट होगा। अगला है राजस्थान निःशुल्क वो अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 में नियम 8 का संबंध किससे है साथियों? राजस्थान वाला आरटी एक्ट है उसके अंदर क्या है, नियम है साथियों, ठीक है, और नियम 8 का संबंध किससे है वो बताना है। और आरटी 2009 में धाराएं हैं, हाँ आरटी 2009 में धाराएं हैं, और 11 में अपने जो राजस्थान का है उसमें है नियम है, इसी कारण इसका नाम नियमावली रखा गया, नियमावली रखा गया। हाँ, तो इसका आंसर मेरे साथ राइट होगा। राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकार के उत्तरदायित्व हैं वो नियम नंबर 8 में आते हैं जी। आगे बढ़ी सर। हाँ देखिए नियम 8, राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकार का उत्तरदायित्व, धारा आपके 8 या नियम 8 कह सकते हो। बालक की हकदारी, फर्स्ट निःशुल्क शिक्षा, और सेकंड निःशुल्क पाठ्य पुस्तक देना, और थर्ड निःशुल्क यूनिफॉर्म, ये तीनों बालक के अधिकार हैं, बालक के अधिकार यानी कि हकदारी है, हकदारी है। देखिए कौन कौन से, ये निःशुल्क शिक्षा बालक को प्रदान करना, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरित करना, और निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण। ये एक संशोधन हुआ था नया, हाँ यूनिफॉर्म वाला है, हाँ आप देख सकते हैं, यानी नियम 8 के तहत भी है और धारा भी 8 के तहत है ये। अगला है गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल है। जो भी विद्यालय होते हैं बच्चों को निःशुल्क प्रवेश दिलवाते हैं, तो बच्चे कहां पर ऑनलाइन आवेदन करेंगे? 25% वाला, हाँ 25% वाला, तो एक वेबसाइट है, इनमें से आपको उत्तर बताना है। पहली वेबसाइट आपके www.freeadmission.nice.in, दूसरी वेबसाइट है www.rajpsp.nice.in, और थर्ड वेबसाइट है www.rtadmission.com, और द नंबर है उपरोक्त सभी। तो इनमें कौन सी वेबसाइट है जिसके ऊपर आपकी निःशुल्क सीट्स के प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन किया जाता है? पोर्टल कौन सा है? तो साथियों इसकी वेबसाइट है www.rajpsp.nic.in है, जहां पर आप निःशुल्क प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं, और ये प्रवेश प्रक्रिया हर वर्ष चलती है, नए एडमिशन होते हैं तो उस समय इस वेबसाइट से आप आवेदन कर सकते हैं। हाँ अगले देखिए 49 नंबर प्रश्न, अभिभावक एक बार ऑनलाइन सूचनाएं प्रविष्ट कर अपने परिक्षेत्र यानी कैचमेंट एरिया के अधिकतम कितने विद्यालयों का विकल्प प्रवेश हेतु भर सकता है? मेरे साथियों एक इसमें टर्म आती है कैचमेंट एरिया। कौन सा एरिया जी? कैचमेंट एरिया, कैचमेंट एरिया। ये देखो कैचमेंट एरिया क्या होता है, देखो ऐसा नहीं है कि प्रत्येक बालक को कहीं का भी वो प्रवेश दे दिया जाएगा, नहीं जी, है पहले तो उस वार्ड का बालक होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, और यदि उस वार्ड का बालक नहीं है तो उससे संलग्न वार्ड है, पास का वार्ड, ठीक है। यदि इन दो वार्डों से बच्चे आते हैं तो उन्हीं बालकों को विद्यालय में क्या निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। ऐसे नहीं कि दूसरे गांव के पास वाले गांव का आके उसमें जो आपके फॉर्म भरता है तो उसको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो ये पूछ रहा है कि ऑनलाइन सूचना प्रविष्ट कर अपने परिक्षेत्र के अधिकतम कितने विद्यालय वो फॉर्म में भर सकता है। बिल्कुल, अभी जो हमने वेबसाइट बताई थी आपको पोर्टल, ठीक है, तो अधिकतम वो 5 विद्यालय भर सकता है। कितने जी? 5 विद्यालय भर सकता है।
और उसके बाद में एरिया के हिसाब से उसका स्कूल का चयन इसमें हो जाता है। अगला है 50 नंबर क्वेश्चन, गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश सत्यापन व पुनर्भ्रमण कार्य की सतत मॉनिटरिंग की जाती है। गैर सरकारी विद्यालयों में इसकी जो प्रवेश होता है उनके सत्यापन और पुनर्भ्रमण की मॉनिटरिंग किसके द्वारा की जाती है, देखभाल किस अधिकारी के द्वारा की जाती है? बिल्कुल मेरे साथ बताइए, जिला कलेक्टर द्वारा या फिर सीबीओ व डीओ द्वारा, तहसीलदार द्वारा, ब्लॉक विकास अधिकारी द्वारा। तो मेरे साथियों मोटा मोटा थोड़ी समझ पे भी प्रश्न आधारित है, ठीक है। तो निःशुल्क सीट पर प्रवेश सत्यापन और पुनर्भरण की जो मॉनिटरिंग है, सीधी सी बात है कि शिक्षा से जुड़े हुए दोनों कौन है भाई, सीबीओ है पंचायत समिति स्तर पे और डीओ है जिला स्तर पे, तो इन्हीं के द्वारा की जाएगी। हाँ अगला है कौन नंबर, आरटी में प्रवेश हेतु बालक की आयु गणना किस तारीख को की जाएगी, ठीक है। तो बालक की आयु गणना किस तारीख को की जाती है भाई, 31 जुलाई, 15 अप्रैल, 1 जनवरी और 15 अगस्त। तो बालक की आयु गणना है, इसका तो माध्यम किसको रखा गया है, 31 जुलाई को आयु गणना का माध्यम रखा गया है। जब पहली क्लास में बच्चे का प्रवेश होता है तो बच्चे का मतलब कितने साल का हुआ है, तो इसकी आयु गणना है 31 जुलाई से काउंट की जाएगी। भाई अपन जैसे 1 जुलाई 2025 को एडमिशन दिया है तो इनका जन्म है 6 साल पूरा होना चाहिए, 31 जुलाई 2025 तक। 6 वर्ष वाला भी है अभी, हाँ ठीक है। तो इसमें कम से कम 6 वर्ष का बालक होना चाहिए, तभी आपको पहली क्लास में प्रवेश मिलेगा। आगे देखिए, निःशुल्क प्रवेश हेतु आयु का सबूत क्या होगा। यदि एक बालक जो है, ठीक है ना, प्रथम बार विद्यालय में प्रवेश लेने जा रहा है तो इसमें आयु का सबूत क्या हो सकता है, कि आंगनबाड़ी का अभिलेख हो सकता है, या फिर आधार कार्ड हो सकता है, या फिर अस्पताल का अभिलेख हो सकता है। तो मेरे साथियों ये तीनों ही हो सकते हैं, ठीक है ना। यदि आंगनबाड़ी का अभिलेख है, ठीक है, वो भी चल सकता है, आधार कार्ड भी चल सकता है, और अस्पताल यदि बालक का जन्म अस्पताल में हुआ है, हॉस्पिटल में हुआ है, तो वो भी चल सकता है। तो उपयुक्त सभी सही। और यदि कोई सबूत नहीं है आपके पास तो भी प्रवेश से आपको मना नहीं किया जा सकता। बीच में तो आपकी स्व घोषणा, अभिभावक से एक प्रमाण पत्र है, स्व घोषणा प्रमाण पत्र, स्व घोषणा एक प्रमाण पत्र है, ठीक है। उसमें लिखा होता था कि मैं अभिभावक, ये मेरा नाम है, ठीक है ना, मेरा ये बालक है, इसका नाम ये है, ठीक है, मैं स्व घोषणा करता हूं कि मेरे बालक की जो आपकी जन्म तिथि है ये तारीख है। बस वो सब नीचे अभिभावक के हस्ताक्षर हो जाते हैं और उसी को आयु का सबूत के रूप में माना जाता था। आगे बढ़ी। हाँ अगला है भौतिक सत्यापन की जांच में शामिल बिंदु है साथियों। जब बच्चे का एडमिशन हो जाता है प्राइवेट स्कूल के अंदर तो उसमें भौतिक सत्यापन कौन करता है, ठीक है। अब देखिए भौतिक सत्यापन है, उसमें क्या क्या शामिल होगा, विद्यालय की स्थिति है, उसके जो भौतिक में बिल्डिंग वगैरह सब आ गई है, खेल का मैदान वगैरह, विद्यालय की स्थिति है वो आ गई। उसके साथ में देखो अपन भौतिक में सिर्फ विद्यालय बाहर भौतिक चीजों को देखते, लेकिन ये भी नहीं, भौतिक सत्यापन में भी आता सर, एंट्री कक्षा में निःशुल्क प्रवेश की जांच भी की जाती, ठीक है। प्रवेशित बालकों की पात्रता की जांच, बिल्कुल, कि बालक पात्र है कि नहीं है, ठीक है। तो तीनों है भौतिक सत्यापन में आते हैं। तो तीनों आपको ध्यान रखना है भौतिक सत्यापन में क्या क्या आते हैं। राजस्थान में निदेशालय स्तर के मुखिया को क्या कहा जाता है, बताइए। निदेशालय कहां है मेरे साथियों, निदेशालय देखो शुरू में क्या किया गया, ठीक है, प्रारंभिक व माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ये साथ में थे, दोनों साथ में थे। और कहां पे, बीकानेर में, बीकानेर। फिर इन दोनों को क्या कर दिया, प्रारंभिक का अलग कर दिया जी, और माध्यमिक का अलग कर दिया, और दोनों बीकानेर में है, दोनों बीकानेर, लेकिन उनके कार्यालय अलग अलग है। ये राजस्थान में निदेशालय होता है, उसका मुखिया को क्या कहा जाता है जी, मुखिया को क्या कहेंगे, शासन सचिव, शिक्षा सचिव, शिक्षा मंत्री या निदेशक, सीधी सी बात है निदेशक कहेंगे। हाँ अब देखिए लिखा हुआ है निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर। देखिए मोटा मोटा थोड़ी सी व्याख्या अपन देख लेते हैं इसकी। ये वाक्य, राज्य में शिक्षा व्यवस्था के सुव्यवस्थित संचालन हेतु वर्ष 1950 में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय दोनों की साथ में स्थापना की गई थी। शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए 1997 में प्रारंभिक तथा माध्यमिक शिक्षा विभाग के अलग अलग निदेशालय स्थापित किए गए, और राजस्थान में निदेशालय के स्तर के मुखिया को निदेशक कहा जाता है। आगे बढ़िएगा। और ये निदेशालय कहाँ है साथियों, बीकानेर के अंदर
है। अगला, राजस्थान में प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना कब हुई थी, ये बताइए। ये अभी अपन ने बात की है। हाँ, जब दोनों एक ही थे, प्रारंभिक और माध्यमिक, और वर्तमान में अलग अलग ये निदेशालय है। तो इनकी स्थापना हुई थी 1950, यानी देश आजाद हुआ उसके बाद में इनकी स्थापना हुई थी। अगला देखिए, IASECTE एवं सभी जिलों की डाइट्स को शैक्षिक मार्गदर्शक एवं सम्मेलन प्रदान करने हेतु राज्य की नोडल एजेंसी है जी। कौन है नोडल एजेंसी? है IASECTE एवं सभी जिलों की डाइट्स है, उनको शैक्षिक सम्मेलन और मार्गदर्शन कौन प्रदान करती है? तो मेरे साथियों, जिस प्रकार, ठीक है ना, केंद्र लेवल पे NCERT ये सम्मेलन प्रदान करती है, तो उसी प्रकार राज्य लेवल पे, ठीक है, RSCERT, और ये कहां पे स्थापित है सर? ये उदयपुर में स्थापित है। और इसके अंतर्गत इस RSCERT में मेरी बहुत सारी ट्रेनिंग हो चुकी है, और पाठ्यक्रम का निर्माण भी इधर भी होता है। हाँ, पाठ्यक्रम का निर्माण भी इधर होता है। और एक चीज मेरे को याद आ गई, ठीक है, ये भी आपके जो है ना बाल योजना है, ठीक है, और नवाचार के कार्यक्रम है। एक मुझे बताइए, मैं अभी एक ट्रेनिंग करके आया था, ठीक है, एक ट्रेनिंग थी जिसका नाम था सेल्फ एस्टीम एंड बॉडी कॉन्फिडेंस, बॉडी कॉन्फिडेंस, एक ट्रेनिंग हुई थी। इसमें क्या है? सेल्फ एस्टीम यानी आत्म अभिमान, खुद का अभिमान जगाने के लिए, और जो आप बॉडी शेपिंग है, कोई बच्चा पतला है, मोटा है, गोरा है, ठीक है ना, है उसका कलर, उस आधार पे बच्चा खुद क्या है, छोटा ना महसूस करे। इस कारण से आपके, ठीक है ना, पूरा कार्यक्रम चलाया गया था। आपको मेरे साथियों ये बताना है, इसमें 2 सवाल है, ठीक है ना, आपने पढ़ा भी होगा, ये नवाचार के अंतर्गत है। इसमें आपको ये बताना है कि यह कार्यक्रम किस एजेंसी द्वारा है, यानी इसकी एजेंसी कौन है, किसके द्वारा है, किसके द्वारा ये कार्यक्रम चलाया गया था। ठीक, तो एक तो ये RSCERT है, इसके साथ में एक संस्था और थी, और दूसरी इसके अंतर्गत आपके एक है ना, एक कॉमिक बुक का सेट था। उस बुक के सेट का नाम क्या था? उसके अंतर्गत 6 कॉमिक्स बुक्स थी। बुक का जो सेट था, बुक सेट था कॉमिक बुक। कैसी बुक है? कॉमिक बुक। हो सकता है ये आप बॉडी कॉन्फिडेंस वाला मोस्ट बनता है, ठीक है ना, नवाचार कार्यक्रम में पूछा जा सकता है। कॉमिक्स बुक सेट का नाम क्या था, ठीक है ना, और नहीं तो हम फिर आपके जो इसका जो कमेंट बॉक्स होगा उसमें इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आपके टाइप कर लेंगे। एक बार आप उत्तर देने की कमेंट बॉक्स में कोशिश करना दी। हाँ, तो इसका RSCERT सही हो जाएगा। आगे बढ़ी। हाँ, ये देखिए, अब इसका फुल फॉर्म क्या है जी? देखिए, RSCERT की फुल फॉर्म है राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। देखिए, राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। राष्ट्रीय स्तर पर जो कार्य NCERT करता है, राज्य स्तर पर वही कार्य RSCERT या SCERT करता है। देखो, SCERT अब अपना राजस्थान का है तो इसके आगे R लग गया, ठीक है, इसलिए इसे राज्य स्तर की सर्वोच्च संस्था माना जाता है। स्थापना कब की गई? तृतीय पंचवर्षीय योजना में प्रत्येक राज्य में राज्य शिक्षा संस्थान SIE खोले गए। उसके तहत ही अपने RSCERT उदयपुर की स्थापना हुई थी। और ये कार्य क्या करते हैं, जो अपने जो स्कूलों के अंदर पाठ्यक्रम चलता है उसका निर्माण करते हैं, और उसके निर्माण करने के बाद ये भेजते हैं राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल को, और उसके बाद में इसकी प्रिंटिंग होती है। हाँ, अगला है SIERT का नाम RSCERT किया गया। अभी कब किया गया? ठीक है, पहले इसका नाम है SIERT था, फिर इसका नाम बदल के RSC राजस्थान के संदर्भ में RSCERT कर दिया गया। तो ये आपके नाम किया गया, आपके 14 अगस्त 2018 को ये नाम किया गया था। देखो, MHRD यानी वर्तमान शिक्षा मंत्रालय, वर्तमान देखो MHRD का मानव संसाधन मंत्रालय था, ठीक है ना, मानव संसाधन मंत्रालय था, उसका नाम बदलकर वर्तमान में उसका नाम है शिक्षा मंत्रालय द्वारा 27 फरवरी 2018 को आदेश जारी करके 14 अगस्त 2018 को SIERT का पुनर्गठन कर इसका नया नाम RSCERT कर दिया गया है, जिसका हिंदी आपके नाम है राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। यहाँ टीचरों की प्रशिक्षण क्यों आया है? ये अनुसंधान करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, प्रशिक्षण टीचरों की ट्रेनिंग होती है, ठीक है ना, टीचर वगैरह की शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारी ट्रेनिंग यहाँ प्रशिक्षण दिए जाते हैं। तो मेरे साथ ये ध्यान रखना है, 27 फरवरी को आदेश जारी किया जाता है और 14 अगस्त 2018 को इसका नाम SIERT से बदल के RSCERT कर दिया जाता है। हाँ, अगला है 58 नंबर क्वेश्चन है आपके बीच में, BSER को अजमेर कब स्थानांतरित किया गया था साथियों? बताइए।
बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, हाँ। ठीक है ना, इसको अजमेर में कब स्थानांतरित किया गया? तो शुरू में सर ये जयपुर में थी, बिल्कुल बिल्कुल ये जयपुर में थी। अभी बात कर रहा है कि इस जयपुर में आपके BSER जयपुर में थी, इसको अजमेर कब ले जाया गया? अजमेर कब ले जाया गया मेरे साथ? ये देखिए 4 फरवरी 1961, 1 जनवरी 1961, 5 नवंबर 1988 और 15 फरवरी 1962। तो इसका राइट आंसर होगा जी आपके 1 जनवरी 1961। 1 जनवरी 1961 को। थोड़ी सी इसकी व्याख्या देख लेते हैं सर। ये देखिए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, BSER बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर। देखिए श्री लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में 1952-53 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का आयोग का गठन किया गया। माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया जी? 1952-53 में। किसकी अध्यक्षता में है? श्री लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, जिसे कहते हैं मुदालियर आयोग भी कहते हैं। मुदालियर आयोग, मुदालियर आयोग भी इसको कहते हैं। तो इसका गठन किया गया और फिर एक समिति आती है P सत्यनारायण राव समिति की अभिशंसा के तहत राज्य सरकार ने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957 पारित किया, जिसके अंतर्गत 1 अगस्त 1957 को राज्य सरकार ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना की मंजूरी प्रदान की गई। कब की? 1 अगस्त 1957 को। इसके बाद में 4 दिसंबर 1957 को जयपुर में राजस्थान, देखो ये प्रथम बार स्थापना यहां होती है। 4 दिसंबर 1957 को जयपुर में है और राजस्थान यानी BSER की स्थापना यहां हो जाती है। लेकिन आपके 1 जनवरी 1961 को आपके RBC जयपुर से अजमेर है वो स्थानांतरित कर दिया जाता है, वहां इसका ट्रांसफर हो जाता है। तो मेरे साथियों बिल्कुल ये आज हम आपके सामने राजस्थान के शैक्षिक परिदृश्य की है, ठीक है, सारगर्भित और व्याख्यात्मक महामैराथन कक्षा लेकर आए हैं। ऐसी और भी कक्षाएं आपको आगे मिलती रहेगी, ठीक है, हर सब्जेक्ट से संबंधित। बिल्कुल महामैराथन कक्षाएं हैं और भी आपको ऐसी, ठीक है ना, सारगर्भित और सुव्यवस्थित कक्षाएं आपको मिलती रहेगी। और इसका ये जो PDF है, ठीक है, PDF आपको हमारे गुरुदीप जो क्लासेज टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको हम अवेलेबल करवा देंगे, ठीक है, और लिंक उसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मेरे साथियों आपके आज की इस कक्षा में कितने प्रश्न सही हुए हैं, ईमानदारी से आप कमेंट जरूर टोटल परसेंट थे आपने 58% थे, तो आपके कितने सही हुए 58 में कमेंट के अंदर जरूर बताए, ठीक है। अगली कक्षा में मिलते हैं इन्हीं आशा के साथ में कि आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।